सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आईपीएस जैब शेख सर का सम्मान करें। सी हम कम लोग हैं लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से आपके लिए लाइव डायरी है सर। मित्रांनो, एक गोष्ट या ठिकाणी अभिमानाने सांगावीशी वाटते की एमपीएससी असेल, यूपीएससी असेल, बँकिंग असेल, बँकिंग किंवा यूपीएससीचं इंग्रजीमध्ये एक मॅगझिन किंवा मासिक पब्लिश करणारं स्पेक्ट्रम अकॅडमी एक पहिलं पब्लिकेशन ठरलं आहे महाराष्ट्रातलं, जे की स्वतःचं इंग्लिशमध्ये बँकिंग आणि यूपीएससी मध्ये स्वतःचं मॅगझिन पब्लिश करताय. तर ही गोष्ट खरंच अभिमानास्पद आहे आमच्यासाठी. आणि मित्रांनो, यानंतर ज्या क्षणाची आतुरतेने तुम्ही या ठिकाणी वाट पाहताय त्या क्षणाकडे मी वळतो. पाटील सर असतील, रिंकू मॅम असतील, यांनी आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय आयपीएस सर, जईब सर यांच्याबद्दल बरंच काही तुम्हाला सांगितलं. त्यांचा प्रवास कसा होता, काय होता, कुठली त्यांनी मेहनत घेतली, कुठल्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्या, शेवटी त्यांना आयपीएस रँक मिळालं. त्यांच्याबद्दल थोडंसं मी इतकंच सांगेल की तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है. असेच व्यक्तिमत्वाचे धनी असलेले सन्माननीय यूपीएस स्टाफर आयपीएस श्री जईब सर, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करावं. आयपीएस जईब सर. Hello everyone, good evening. How are you? Good. Enjoying the monsoon. This is the first rain, right, of this season. Monsoon के साथ साथ यूपीएससी का गाइडेंस भी आपको अभी मिलेगा. How many of you have already decided to go for यूपीएससी? कितने लोगों ने already preparation start कर दिया है यूपीएससी? एंड हाउ मेनी ऑफ यू बाउंड्री पे है कि करना है नहीं करना है, सोच रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं? ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ यू आर बिगिनर्स. दे यू वांट टू स्टार्ट यूपीएससी बट यू हैव नॉट येट डिसाइडेड. कुछ चीज़ें आपको रोक रही है यूपीएससी की तरफ जाने से. ठीक है, तो मोस्टली आई ट्राई टू एड्रेस योर डाउट्स, योर डिफ़िकल्टीज, जो भी आपको रोक रहा है इस एग्ज़ाम में. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं इस एग्ज़ाम को लेके सोसाइटी में, मैंने देखा है. तो इस मिसकंसेप्शंस को दूर करना और आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ है इस एग्ज़ाम को लेके, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि ये मुश्किल होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा. मोस्टली I'd like to keep it an interactive session, कि जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वैसे बोलने को तो बहुत सारी चीज़ है, क्योंकि मेरा जर्नी 4 साल का रहा है और 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो 35-40 मिनट्स में बताना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो आपको जो नीड है वो बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. आई थिंक सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत बड़ी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दैट दिस इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम in India, या फिर this is the mother of all exams, right, like it is usually said. Let me tell you that this is not a very very tough exam. ठीक है, it requires hard work. आपको इसमें hard work बहुत देना होगा, smart work भी देना होगा, but इसमें ऐसा एग्जाम नहीं है कि बस इसको क्लियर ही नहीं कर पा सकते. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो एलियन होते हैं, या फिर वो कोई अलग प्लैनेट से आते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा 20-20, 24-24, 22 घंटे पढ़ाई करते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं. नॉर्मल, दे आर नॉर्मल गाइज जस्ट लाइक यू. लाइक 3-4 years बैक आई वॉज सिटिंग देयर एंड लिसनिंग टू सम अदर गाय लाइक मी, लाइक यू आर डूइंग नाउ.
तो दिस इज अ प्रोसेस, राइट. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, जो माइंड में जो डाउट्स आते हैं ना, वो सबके माइंड में आते हैं. और जितना आपका कैपेबिलिटी है उतना ही कैपेबिलिटी यूपीएससी को रिक्वायर्ड भी है. आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने, जो लोग 12th में फेल किए एंड दे हैव क्लियर्ड यूपीएससी. दोज हु टुक 5-6 years to complete their graduation and they have cleared UPSC. Those who have scored 60-70% in their 10th or 12th standards and they have cleared UPSC. इसका मतलब क्या होता है कि UPSC does not demand talent from you. टैलेंट ऑब्वियसली चाहिए होता है, लेकिन एक बेयर मिनिमम, एक बेसिक लेवल ऑफ टैलेंट अगर आपके पास है और उसके बाद अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, अगर यूपीएससी का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग रेडी हो, तो यूपीएससी विल डेफिनेटली सिलेक्ट यू, बिकॉज दे आर सिटिंग देयर टू सिलेक्ट यू, नॉट टू रिजेक्ट यू. अगर आप उनका डिमांड फुलफिल करते हो तो, राइट. सेकेंडली, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कि डेली यू हैव टू रीड अराउंड 15-16. अच्छा, क्या है आप लोग के हिसाब से कितना कितना घंटा पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए डेली? 10 आवर्स. और करेक्ट. हाँ, तो देखो, ऐसे मार्केट में चलता है ना, जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एटलीस्ट 14 आवर्स 15 आवर्स आपको पढ़ना होगा. लेट मी टेल यू, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम द पास्ट 3-4 years. यू कैनॉट रीड, ह्यूमन कैपेबिलिटी ही नहीं है फॉर मोर देन 10 आवर्स. और उसमें भी 6 to 7 आवर्स जो होगा आपका प्रोडक्टिव होगा. बाकी जो होगा इट विल बी नॉट सो मच प्रोडक्टिव, बट यू कैन गेन समथिंग आउट ऑफ इट. उससे आप कुछ ना कुछ ले सकते हो. 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते हो प्रोडक्टिव. आई एम टॉकिंग अबाउट 100% एफिशिएंसी, कि जो आप पढ़ रहे हो कंप्लीटली उसको ऑब्जॉर्व करना, कंप्लीटली उसको समझना, राइट. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, इतना ही चाहिए आपको. लेकिन जो 8 to 10 आवर्स है, इट शुड बी विथ 100% डेडिकेशन. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. स्टूडेंट्स बोलते हैं यार मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ, नहीं हो रहा है. तो लेकिन डेडिकेशन नहीं है. वो 10 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 3 to 4 आवर्स, क्योंकि बीच में फ़ोन होता है, यूट्यूब खोला है, रिकमेंडेड वीडियोस, फिर वो फेसबुक, वो स्क्रोलिंग, ये सब से नहीं होगा. आपको 100% 8 to 10 आवर्स देना होगा. और अगर आप रेडी हो ये देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है आपके अंदर. व्हेन यू आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट, आप सिलेबस पढ़ रहे हो, आप नया नया चीज़ें लर्न कर रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ऑटोमेटिकली यू विल ट्राई टू फील कॉन्फिडेंट. क्योंकि जब ब्लैंक स्लेट होता है, जब कुछ नहीं पता होता है, तो डर लगता है कि क्या पूछेगा. प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा क्वेश्चन में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है. इट कैन आस्क एनीथिंग अंडर द स्काई, बट ऐसा कुछ नहीं है. जैसे आप सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो, व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल इन हिस्ट्री, व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल इन पॉलिटी, आपको समझ में आता है कि एक सेट पैटर्न है यूपीएससी का, एक सेट पैटर्न है जिसके बाहर यूपीएससी नहीं जाता है, और वो बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉमन सेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो आपको रिक्वायरमेंट भी उसी तरीके से फुलफिल करनी होगी, राइट. सो सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझने की ज़रूरत है. मैंने देखा है स्टूडेंट्स पढ़ते जाते हैं, एंडलेस नंबर ऑफ टॉपिक्स, एंडलेस नंबर ऑफ बुक्स, दे ट्राई टू स्टडी. उनका जो टेबल है वो ऐसे भरा हुआ होता है, 10 बुक्स यहाँ पे, 10 बुक्स यहाँ पे, और जो पढ़ने वाली बुक है उसको रखने के लिए जगह नहीं है. तो इतने बुक्स की ज़रूरत नहीं है. एक बुक पढ़ना है लेकिन उसको 10 बार पढ़ना है. गेटिंग? यू डोंट हैव टू रीड 10 बुक्स, say for example for any one subject, but you have to read one book 10 times and it should be drilled into your mind. मतलब वो इतना strong हो जाना चाहिए कि मैंने आपको रात में 3 बजे उठाकर पूछा कि बताओ ये क्या क्या है, तो भी आप सीधा बता सकते हो. इस तरीके से आपको एक ही बुक को बार बार रिविजन करना होगा. रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी. ओके, तो यूपीएससी के डिमांड को समझने की कोशिश करो और डरो मत, क्योंकि जब तक पता नहीं होता है कि क्या है तो डर लगता है. लेकिन जैसे जैसे हम समझ में आता है कि ये सारी डिमांड है, ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें है, दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड, ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, राइट. इसके बाद मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और
कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर एमपीएससी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम करते। ठीक है, करना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड गिव, जब आपने डिसाइड किया है कि आपको यूपीएससी करना है तो आपको एटलीस्ट 1 to 2 years फुल डेडिकेशन के साथ यूपीएससी को देना चाहिए। वरना फिर आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो कि मैंने अपना फुल नहीं दिया और फिर नहीं हो रहा है। अगर आप अपना फुल डेडिकेशन दे रहे हो, एटलीस्ट 1 to 2 years आपको देना होगा। हाँ, उसके बाद आप साइड बाय साइड दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज देर शुड बी अ प्लान बी, राइट। बट एटलीस्ट 1 to 2 years यू शुड डेफिनेटली गिव फॉर यूपीएससी, अगर आप सीरियस है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आपको आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हो कि मैं कुछ टाइम पढ़ूंगा फिर छोड़ के कोई और एग्जाम करूंगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन आता है, कहीं ना कहीं लेथार्जी आ जाती है। यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर सेल्फ। आपने कहीं ना कहीं माइंड में आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो कोई नहीं, यूपीएससी नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई और कर लूंगा, और फिर आप पूरी तरह से अपने आप को यूपीएससी की तरफ नहीं दे पाते हो, राइट। एक्सपीरियंस किया है किसी ने ये? आप तो अभी बिगनर्स हो, यू विल एक्सपीरियंस इन ड्यू टाइम। बट मैं ये बोलूँगा कि देखो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएससी, एमपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है, माय फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग, इवन मैंने थोड़ा सिलेबस वगैरह देखा था, उसमें जितना हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, उसमें जितना इनपुट रिक्वायर्ड है, उतना ही इनपुट अगर आप यूपीएससी में दो तो आपका यूपीएससी भी क्लियर हो सकता है। एमपीएससी कोई इजी एग्ज़ाम नहीं है, उसमें भी बहुत आपको पढ़ना है, बहुत याद रखना है। बस ये है कि कंपटीशन का पूल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन क्वांटिटी ऑफ जो हार्डवर्क है, क्वांटिटी ऑफ हार्डवर्क है वो ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। अगर आप एमपीएससी में इतना डेडिकेशन से करने के लिए तैयार हो, अगर आप इतना हार्डवर्क करने के बाद डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए तैयार हो, तो उतने ही हार्डवर्क में आप कलेक्टर भी बन सकते हो। अगर आप डीवाईएसपी बनने के लिए तैयार हो तो आप एसपी बन सकते हो, राइट। तो आपको सबसे पहले डेडिकेशन से डिसाइड करना होगा कि यू हैव टू गो फॉर यूपीएससी। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोसीजर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का प्रोसेस होता कैसा है, आप लोग को पता होगा। 3 स्टेज में एग्जाम होती है, फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। ओके, प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रीलिम्स में देयर आर 2 पेपर्स, फर्स्ट इज जीएस जनरल स्टडीज एंड सेकंड इज सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? अगर कोई यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता है तो सबसे पहली चीज उसको क्या करनी चाहिए? यस, एग्जैक्टली, सिलेबस। सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं देख रहा था अभी इंफॉर्मेशन ब्रोशर एक बनाया हुआ है, वो इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, 5-6 पेजेस में सारी इंफॉर्मेशन है। टेक दैट इंफॉर्मेशन ब्रोशर, रीड इट वेरी वेरी केयरफुली। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा आप भटकते रहोगे। ये बुक भी पढ़ोगे, वो भी, 25 थिंग्स यू विल रीड, नॉट नीडेड। आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तभी तो ये एग्जाम प्रेडिक्टेबल होगा। जनरली बोला जाता है कि यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन ऐसा नहीं है, वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। आप सिलेबस देखो तो सही। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देता हूँ कि सिलेबस सबसे पहले मेमोराइज कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि रीड इट, आई एम सेइंग इट मेमोराइज इट। याद कर लो कि सिलेबस में ये पॉइंट्स है, और फिर जब आप जो भी बुक पढ़ोगे, कोई भी सोर्सेज से पढ़ोगे, उसको आपको सिलेबस से मैच करना होगा। कोई भी चीज़ आपको लगे कि सिलेबस से बाहर जा रही है, डोंट रीड इट। डोंट रीड एनीथिंग विच इज यू फील दैट इट इज आउट ऑफ द सिलेबस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सिलेबस से तो एक बेसिक आपको रफ फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल बी एग्जाम्पल्स। प्रीवियस 3 to 5 years क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने डेप्थ तक जाना है। जनरली ये होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं एंड दे गो ऑन रीडिंग सो मच, हिस्ट्री में इतना डेप्थ करते हैं, रिसर्च कर लेते हैं। वो नहीं करना है, एग्जाम क्लियर करना है ना, तो उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वो कैसे समझेगा रिक्वायरमेंट क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू प्रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू हाउ आई प्रिपेयर्ड। मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था मैं ये बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
डेली जो भी आप कोचिंग करोगे, तो कोचिंग में आपको जो भी टॉपिक सिखाया गया है, फॉर एग्जांपल आज आपको सिखाया रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, वो बेसिक नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे क्लास से। उसी टॉपिक को जाके आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटीज, कोई भी टेक्स्ट बुक से सेम टॉपिक को पढ़ना है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल रही है, जो भी वो नोट्स में, क्लास नोट्स में नहीं है, वो वहीं पे आपको ऐड कर लेना है, और ये बन गया आपका फाइनल नोट। अब इसी नोट को आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। दिस विल फॉर्म द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन। सिमिलरली फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी के लिए भी यही करना है, पॉलिटी के लिए भी यही करना है। कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ा दिया, फंडामेंटल राइट्स का आपका नोट्स बन गया, गो होम, रीड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत, रीड इट मल्टीपल टाइम्स, क्लोज बोथ द बुक्स, उसको एक बार मेमोराइज करो, दोनों बुक्स बंद करके, आंख बंद करके, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो चीज़ें आप मेमोराइज करो एक बार, अपने आप को समझाओ, अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, एंड देन मेक अ फाइनल नोट ऑफ इट। और वो फाइनल नोट जो आपकी होगी, वो जो बेसिक नोट्स होगा, दैट विल हेल्प यू इन ऑल द 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड। तो ये 6-7 मंथ्स में आपका एंटायर प्रिपरेशन हो जाता है प्रीलिम्स, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रीलिम्स इज, and most of the students miss this important part, that is test series, practicing in exam conditions। आपने बहुत पढ़ा है, बहुत नॉलेज है आपको, लेकिन आप एग्जाम डायनामिक्स में, एग्जाम सिचुएशन में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप वो बबलिंग होती है वो उसमें आप मिस्टेक कर दे रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वेदर है, वो सारी चीज़ें आपको अकोमोडेट करना है। तो आपको एग्जाम कंडीशंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप जैसे प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ना, वर्ल्ड कप के पहले भी प्रैक्टिस मैचेस हुए, प्रैक्टिस मैचेस में वो क्या करें, दे आर गेटिंग फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट। तो इसलिए टेस्ट सीरीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स में। तो टेस्ट सीरीज जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि एग्जाम में मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, ठीक है। सो बेसिकली योर नोट्स, योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। अच्छा, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच ट्रबल्स मैनी एस्पिरेंट्स, बहुत एस्पिरेंट्स के दिमाग में चलता रहता है, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हैज़ बिकम एन एनिग्मा, कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर्स में आपको एक लिमिटेड पढ़ना है, कोई भी एक सोर्स से पढ़ना है। जैसे स्पेक्ट्रम अकेडमी का मैगजीन आपने लिया, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको आपने पढ़ लिया अच्छे से, फिर आप वही टॉपिक को दूसरे सोर्स से क्यों पढ़ोगे? सेम चीज़, वाई डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? सेम चीज़ को आप बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन करंट अफेयर्स इज न्यूज़पेपर, ओके। इन ऑल द 3 stages you cannot neglect the role of newspaper, okay। Newspaper you have to read it daily, but don't make notes out of it। Many students what they do, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड 2-3 घंटा उसमें से नोट्स बनाते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट, और उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लो। एंड जब आपको मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, तो आप मैगजीन से कर लो। मैगजीन तो आप वैसे भी पढ़ोगे ही, कोई भी स्पेक्ट्रम एकेडमी की मैगजीन आप पढ़ लो, उसमें से आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ऑलरेडी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगी सारी चीज़ें, लेकिन एक कंसोलिडेटेड जो ऑलरेडी नोट बनाया नोट है वो आपको मिल जाएगा। तो खुद से आपको अपना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर you have to read। by the way, which newspaper do you read? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कौन सा पढ़ते हो? लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, ओके। यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस, बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द हिंदू, ओके, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। द हिंदू इज बेटर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि वो उसका ओरिएंटेशन जो है वो यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा है। एक्सप्रेस इज बल्कि। इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस पढ़ना है, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स है दे यूजुअली रीड इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो जो पढ़ रहे हैं हमको वही पढ़ना होता है। तो इंटरव्यू के वक्त आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के वक्त यू हैव टू रीड द हिंदू। यू कैन रीड एक्सप्रेस ऑल्सो, बट सप्लीमेंट करो उसको, बस एडिटोरियल पढ़ना है उसका। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेस। और स्टार्टिंग में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़े क्या छोड़े। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाओ, फर्स्ट पेज पढ़ो, और फर्स्ट पेज में वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से मैच होते हैं। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड,
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं सीधे काटनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो है जो सिलेबस में है, ठीक है। फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद सीधे आप आ जाओ एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज यानी जो बीच में वाला पेज आता है, जहाँ पे बड़ा कॉलम आता है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जीएसटी बिल आ गया, जीएसटी बिल के प्रोस कॉन्स सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर कुछ अभी ये चल रहा था साबरीमाला इशू चल रहा था, साबरीमाला पे वेरियस आर्ग्यूमेंट्स कि होना चाहिए वुमेन एंट्री, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ओपिनियन। सेकेंड थिंग यू हैव टू रीड इज एडिटोरियल। थर्ड यू कैन रीड द अदर न्यूज़, वर्ल्ड पेज, इकोनॉमी पेज, और उसके बाद आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड वगैरह, लेकिन पहले ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना इनिशियली आपका बहुत प्रॉब्लम होगा, इनिशियली यू फेस टू मच डिफिकल्टी कि ये टॉपिक पढ़ूँ ना पढ़ूँ, इंपॉर्टेंट है ना है, लेकिन विद टाइम वो आ जाएगा। विद इन 15 डेज 20 डेज ऑटोमेटिकली यू विल ट्राई टू एलिमिनेट टॉपिक्स, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ूंगा, इसको नेग्लेक्ट करना है। और इसमें आपको एड करेगा सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके। तो ये दो चीज़ हमेशा आपके टेबल पे होनी चाहिए, जहाँ पे भी आप बैठते हो पढ़ने के लिए, ये दो चीज़ हमेशा होनी चाहिए, दैट इज सिलेबस एंड सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट 3 to 4 years का, ओके। सो करंट अफेयर्स इज, दैट इज हाउ यू हैव टू डील विद करंट अफेयर्स। कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज इज मेंस। अभी मेंस में क्या है, मेंस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। प्रीलिम्स में क्या होता है, देर आर 100 क्वेश्चंस, यू हैव टू, देर आर 4 ऑप्शंस, वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड यू हैव टू बबल द आंसर, ठीक है। बट मेंस में यू हैव टू राइट द आंसर्स, आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो आपको एग्जाम में करना है वो आपको यहाँ करना है, ओके। बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से पहले आपका बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए। तो बेसिक कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, सेम थिंग विच यू डिड फॉर प्रीलिम्स। क्लास अटेंड करो, क्लास का नोट्स बन गया, रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, आपका बेसिक कंटेंट, बेसिक मटेरियल वो वहाँ से तैयार हो गया है। अब उस मटेरियल को आप यूज़ कैसे करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल। ये सबके पास नहीं होता है, कंटेंट बहुत लोगों के पास है, बहुत, देर आर पीपल हु आर मच मोर नॉलेजेबल देन मी, बट दे आर नॉट सिलेक्टेड। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उनको पता नहीं है कि आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास लिमिटेड टाइम है, ही इज़ नॉट गोइंग टू रीड योर आंसर अगेन एंड अगेन। वो एक बार आपका आंसर पढ़ेगा, उसको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एवरेज से मार्क्स देके वो हिल गो अहेड। तो आपको आपका आंसर इस मैनर में प्रेजेंट करना है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक, और आपका जो नॉलेज है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वो उसको दिखना भी चाहिए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई गो इनटू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग सेशन कि आंसर कैसे लिखना है, किस सब्जेक्ट में कैसे लिखना है। बट सफाइस टू से दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब भी आप करोगे, करना बहुत ज़रूरी है। नॉट नाउ, आफ्टर योर प्रीलिम्स। जब भी आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। मेंस में ये है, और मेंस में भी करंट अफेयर्स का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेंस में भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके आपको नोट्स आप खुद बना भी सकते हो, लेकिन या फिर आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएंगे, इट्स अप टू यू, राइट। बिकॉज यू हैव टू डू सो मेनी अदर थिंग्स, देर आर ऑप्शनल्स, देर इज जीएस, देर इज एसए, राइट। अच्छा, कमिंग टू ऑप्शनल्स, मेंस में एक और होता है ऑप्शनल्स। अब ये सबसे बड़ा डिलेमा होता है बहुत लोगों के माइंड में कि हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल्स, राइट। एक ऑप्शनल पेपर होता है ना यूपीएससी में, एक माइंड में होता है कि कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट करे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर द ऑप्शनल जो उनको लगता है कि ये ईजी है, क्राइटेरिया उनका होता है कि ईजी ऑप्शनल सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सोचो, अगर ऑप्शनल ईजी है तो आप जैसा और भी लोग सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग वो ऑप्शनल लेंगे, और उसमें क्राउड भी उतना ज़्यादा होगा। उतने क्राउड में compete करना और अच्छे मार्क्स लाना ईजी ऑप्शनल में डिफिकल्ट हो जाता है, करेक्ट। सो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल्स? सो एज फॉर मी, द फर्स्ट इज योर इंटरेस्ट, क्योंकि आप 6-7 घंटे डेली उस ऑप्शनल को पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑप्शनल सिलेक्ट किया पॉलिटिकल साइंस, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो डेली 6-7 घंटा पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, बर्डन लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा पर्सनल एग्जाम्पल मैं अगर दूँ, दिस वॉज माई 4th अटेम्प्ट। इन प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स आई हैड जोग्राफी एज माई ऑप्शनल, और जोग्राफी ने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि पूछो ही मत। देन फाइनली आई चेंज्ड माई ऑप्शनल, आई टुक फिलोसफी, एंड फिलोसफी से डायरेक्टली आई गॉट सिलेक्टेड। तो जोग्राफी मुझे सूट ही नहीं किया, इट वॉज नॉट सूटेबल टू मी।
तो इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी इंटरेस्ट. अगर आप 6-7 घंटे उस ऑप्शनल में पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है, तो गो फॉर दैट ऑप्शनल. ओके, आई एम नॉट डिस्करेजिंग ज्योग्राफी, जिसको लेना है ले सकता है, अच्छा ऑप्शनल है, उसमें मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द मार्क्स फेचिंग एबिलिटी. कितना मार्क्स यूपीएससी में ऑन एन एवरेज उस ऑप्शनल को मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो फॉर अ लिटरेचर ऑप्शनल, ठीक है, कुछ लिटरेचर ऑप्शनल है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कुछ लिटरेचर ऑप्शनल है जिसमें यूपीएससी का मार्क्स बहुत कम आ रहा है. उसमें आप कितना भी एफर्ट दे दो और आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है उसमें, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा है, तो फ़ायदा क्या है? अल्टीमेटली क्या है? सिलेक्शन चाहिए, राइट? Marks is the second most important criteria. And third, this is a minor criteria, but you can still take it into consideration, that is how much it overlaps with GS, जनरल स्टडीज से जो हमारे 4 मेजर पेपर्स है, GS 1 2 3 4, इससे उसका कितना ओवरलैप है. अगर इससे इसका ज़्यादा ओवरलैप है तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू इन योर GS पेपर्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक political science, it will help you in paper 2. If you take geography, it will help you in paper 1 and 3. If you take philosophy, it will help you in paper 4, ethics, right? So this is how you select your optionals. Okay, now coming to the final stage, that is interview. Interview में क्या होता है? Prelims is based on objectives, facts, your knowledge, your content base. Mains is based on your answer writing ability, how well you present your answer. But interview is based on how you present yourself, how you present your ideas. आप अपना ओपिनियन किस तरीके से देते हो. एक डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. आप मेंस के पहले, जस्ट पहले वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यूपीएससी में सबमिट कर देते हो. डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी चीज़ें होती है, योर ग्रेजुएशन, योर स्कूलिंग, योर होम टाउन, योर होम स्टेट, योर हॉबीज़, योर पोस्ट ग्रेजुएशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज देयर इन दैट, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट इज़ वन एस्पेक्ट इंटरव्यू का, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे. डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, वो तो दिख रहा है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको. बेस्ड ऑन दैट वो उसको बेस बना के क्वेश्चंस पूछेंगे. दूसरी चीज़ है करंट अफेयर्स. इंटरव्यू में 2 थिंग्स, वन इज़ योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डैफ जिसको बोलते हैं, दूसरा है करंट अफेयर्स, दैट इज़ न्यूज़पेपर. तो डैफ में एक चीज़ होती है जो आप भरते हो, उसमें आप अपने ग्रेजुएशन, वो सारी चीज़ें तो फिक्स है, लेकिन एक चीज़ होती है हॉबीज़, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो हॉबीज़ आपको बहुत ही केयरफुली भरने होंगे. ऐसे नहीं है कि एक रैंडमली कोई हॉबी भर दिया, फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया और आप वहाँ पे स्टम्बल कर जाओ, तो एंटायर योर जितना भी आपने हार्डवर्क किया है वो हाफ एन आवर में सब कुछ खत्म हो जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग योर हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मैंने अपने हॉबी में लिखा था कि फॉलोइंग लॉन टेनिस, राइट, और प्लेइंग लॉन टेनिस. तो लॉन टेनिस में उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दी हैंडल, जो रैकेट का हैंडल होता है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ. नो व्हेन यू आर प्लेइंग, तो यू शुड नो. अगर आपने लिख दिया साइकिलिंग और आपको पता नहीं है साइकिलिंग के बारे में चीज़ है डिटेल में, तो देन यू विल बी कॉट अप, राइट. और एक एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज एसोसिएटेड विद दी फिजिकली हैंडीकैप्ड और डिफरेंटली एबल्ड सोसाइटी. सो दे आस्क्ड मी कि व्हेन यू केम टू द यूपीएससी बिल्डिंग, डिड यू ऑब्जर्व दैट दिस बिल्डिंग इज एक्सेसिबल और नॉट. मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए एक्सेसिबल है या नहीं ये बिल्डिंग. तो ये अभी आप क्या चेक कर रहे हैं, वो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स चेक कर रहे हैं कि आप यूपीएससी बिल्डिंग में जाने के बाद अगर आप उससे एसोसिएटेड हो तो क्या आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो चीज़ों को. आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट चेक होता है कि आप ज़्यादा लीनिंग वन साइड, या फिर आपका जो है एक प्रो कोई भी सेक्शन या प्रो एनीथिंग, राइट, वो है या नहीं है. तो बैलेंस होना चाहिए. मिडल पाथ इसको बोलते हैं ना बुद्धा का, वो आपको फॉलो करना है. सेकेंडली योर क्रिटिकल रीजनिंग. आप जो भी ओपिनियन दोगे उसको आपको जस्टिफाई करना होगा वहाँ पे. यू हैव टू से, फॉर एग्जांपल आपको पूछा कि बालाकोट में स्ट्राइक करके इंडिया ने करेक्ट सही किया या नहीं किया, तो आप बोलोगे हाँ, और उसको आपको जस्टिफाई करना होगा. 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, राइट. तो यहाँ पे आपका ओपिनियन चेक हो रहा है, करंट अफेयर्स चेक हो रहा है, राइट. So this is about interview. Okay, now whatever I have shared with you, this is the experience of 4 years. Okay, and I'm not saying that this will be 100% applicable to all of you. Okay, क्योंकि सबका अपना अपना एक तरीका होता है, सबका अपना अपना एक अंदाज होता है पढ़ने का.
तो आप अपना एक डेवलप कीजिए. बट वन थिंग इज देयर कि दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. हाउ? बिकॉज कुछ कॉमन चीज़ें होते हैं. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें. सबसे पहला है हार्ड वर्क. नाउ हार्ड वर्क हैज बिकम सच अ क्लीशेड वर्ड. वो इतना यूज हुआ है कि इट डज नॉट इवोक एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. व्हेन आई से हार्ड वर्क, आप लोग सोचते हो हाँ है हार्ड वर्क है, कुछ तो कर सकते हैं हार्ड वर्क, लेकिन एक्चुअली देर इज रियली नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. यू हैव टू वर्क हार्ड. इसको कोई ऑप्शन नहीं है. आपको 8 से 10 घंटा देना ही होगा, क्योंकि आप compete कर रहे हो. यहाँ पे आपको पास नहीं होना है. दिस इज नॉट अ गेम ऑफ जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम, दिस इज द गेम ऑफ मैक्सिमाइजेशन. यहाँ आपको आपके मार्क्स मैक्सिमाइज करने होंगे. कंपटीशन है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा. दूसरी चीज स्मार्ट वर्क. व्हाट इज स्मार्ट वर्क? लाइक मेनी पीपल दे आर डूइंग हार्ड वर्क बट दे आर डूइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. दे वांट टू गो टू दिल्ली, लेकिन वो चेन्नई के डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो दिल्ली आएगा ही नहीं ऑब्वियसली. तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी. यू हैव टू नो कि क्या पढ़ना है. और अभी जो मैंने डिस्कस किया वो इसी बेसिस पे था, स्मार्ट वर्क, कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, किस चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना है, किस चीज़ों को निगलेक्ट करना है. ठीक है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी आई थिंक इज कंसिस्टेंसी. कि एक दिन आप बैठ गए 8-10 घंटा, लेकिन कल चलो मूवी जाके आते हैं या घूमने जाते हैं, नहीं चलेगा. कंसिस्टेंसी शुड बी देयर. हाँ, 15-20 डेज में यू कैन टेक अ ब्रेक. ओके, एक दिन का ब्रेक ले सकते हो वंस अ वीक या 15 डेज में एक बार, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू डू जस्टिस टू योर सेल्फ. ओनली देन यूपीएससी विल डू जस्टिस विथ यू. यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. ओके. जब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं करोगे, जब आप रात में बेड पे जाते हो, तब आप एक आपको फीलिंग आएंगी कि हाँ मैंने आज खुद के साथ जस्टिस किया है. आई हैव बीन ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ. आई हैव रियली वर्कड हार्ड टुडे एंड आई कैन स्लीप पीसफुली. या फिर आपको एक और थॉट भी आ सकता है कि नहीं यार आज तो मैंने वेस्ट कर दिया. ठीक है. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल satisfy yourself. Only then you can satisfy UPSC. Right. The fourth most important thing is patience. See, this exam, it's a very long process. 1 साल का प्रोसेस है. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बहुत सारे वेरिएबल्स है. कोई बीमार पड़ सकता है, किसी का एक पेपर खराब हो सकता है, किसी का ऐसे ठीक नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें. राइट. इसीलिए यूपीएससी ने भी 6 अटेम्प्ट्स दिया है. उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है. तो यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. अगर 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ कमी है या आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हो, ऐसा नहीं है. बट क्योंकि वेरिएबल्स इतने ज़्यादा है, तो सारी चीज़ें, एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस इन 1 ईयर. ये होना, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है. तो इसके लिए आपको बार बार अगेन एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर द एग्जाम्स. जैसे मेरे साथ हुआ, आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट आई वॉज वेरी डिजेक्टेड. तो मैंने सोचा कि छोड़ देते, कुछ और करते, लेकिन एक और अटेम्प्ट दिया. थर्ड अटेम्प्ट के बाद फिर नहीं हुआ, एंड थर्ड अटेम्प्ट में आई डिड एवरीथिंग. मैंने कुछ नहीं छोड़ा था. तो फिर तो मैंने बोला कि अब हो गया, पैकअप. एंड देन आई वेंट होम. 1 वीक तक मैंने थोड़ा घर पे टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर एक अंदर से आया कि यार देर इज़ नो, यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि विच इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग इट. देर इज़ समथिंग, मैंने ही कुछ मिस्टेक्स की होगी या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे जिससे नहीं होगा, चलो एक और अटेम्प्ट लेते हैं. एंड देन आई डिसाइडेड टू चेंज माई ऑप्शनल्स एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट. फाइनली दिस अटेम्प्ट आई गॉट सिलेक्टेड. अगर पेशेंस नहीं होता, अगर मैं सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में छोड़ देता, तो आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं बोलता. राइट. सो पेशेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनली आप लोगों को जो भी डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, क्वेरीज है, विल टेक अप एन इंटरेक्टिव सेशन. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ है, जो डाउट्स है, वो जब बाहर आएंगे और वो एड्रेस होगे, तब आप कुछ प्रोग्रेस करोगे. राइट. तो आई विल रिक्वेस्ट यू, जो भी आपके डाउट्स है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. विल टेक अप एन इंटरेक्टिव सेशन. ओके. उसके पहले मैं शॉर्ट में अपनी जर्नी बता देता हूँ. ठीक है. तो आई बिलोंग टू अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर, 10th 12th साइंस बैकग्राउंड. आफ्टर दैट आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम VGTI मुंबई. ओके. उसके बाद मैं फाइनल ईयर में आई गॉट प्लेस्ड इन टू गोदरेज एंड बट आई वॉज नॉट वेरी मोटिवेटेड ना. वहाँ पे डेली 7 to 5, सो वेरी बोरिंग. तो देन आई डिसाइडेड कि छोड़ देते. एंड कोइंसिडेंटली उसी टाइम एक सीनियर IAS ऑफिसर थे, उनका प्रोग्राम रखा हुआ था, तो आई अटेंडेड दैट प्रोग्राम.
एंड आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द वर्क दैट ही हैड डन. वो सीनियर थे ऑब्वियसली, तो उन्होंने फील्ड में काम किया हुआ था, वाटर से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड काफ़ी काम उन्होंने किया था. तो आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड विथ हिज टॉक. फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज करते हैं. वैसे भी यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है तो सिविल सर्विसेज ही कर लेते. तो फाइनली आई वेंट फॉर सिविल सर्विसेज. लेकिन ये होने के बाद भी यू कैन इमेजिन इट टुक मी 4 years. बट ऐसा नहीं है कि इट विल टेक यू 4 years, क्योंकि मैंने मिस्टेक्स की थी. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, आई फोकस्ड एंटायरली ऑन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स तक मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की ही पढ़ाई की और मेंस पे मेरा आंसर राइटिंग बहुत कम था. तो आंसर राइटिंग की कमी की वजह से आई क्लियर प्रीलिम्स बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर मेंस. ओके. सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि आई डिड आंसर राइटिंग बहुत की, बट आई नेग्लेक्टेड माई ऑप्शनल्स. तो ज्योग्राफी में आई स्कोर्ड वेरी लो. थर्ड अटेम्प्ट में ये सोचा कि चलो अब तो आंसर राइटिंग भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. एंड आई डिड एवरीथिंग, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं आया था, अपना टाइम नहीं आया था तब तक. तो फिर फाइनली एक और सोचा कि चलो अब ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, और ऑप्शनल चेंज किया तो फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर. दिस वॉज इन शॉर्ट माई जर्नी. अगर इसके अलावा आपको एनीथिंग इफ़ यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू यूपीएससी, कोई भी स्टेज में या बिफोर डिसाइडिंग ऑप्शनल्स, करंट अफेयर्स, एनीथिंग, यू आर फ्री टू आस्क. ओके सर. इमीडिएटली टू स्टार्ट इंटरेक्टिव सेशन. ठीक है. ओके. तो इंटरेक्टिव सेशन में वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क. ओके. थैंक यू. थँक्यू सो मच सर. तुमचं सगळं जीवन वृत्तांत ऐकून एकच म्हणावं असं वाटतं की वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती है कद्रदानों की, कद्रदानों की. थँक्यू सो मच सर. यानंतर पाटील सरांना तुम्ही ऐकलत, देन IPS श्री जैप सर यांना ऐकलत. यानंतर मी थोडं इंट्रोडक्शन ज्यांना मला डायस्कोर बोलवायचं आहे त्यांचं इंट्रोडक्शन मी थोडक्यात हिंदीत देतो. सर मला हिंदी येत नाही तितकीशी, पण मी द्यायचा प्रयत्न करतो. इसके बाद में जिन शख्सियत को डायस पर बुलाना चाहता हूँ वो UPSC सिविल सर्विसेज के द्रोणाचार्य कहलाते, जिनके मार्गदर्शन में आप जैसे बहुत विद्यार्थियों ने अपनी मंजिल पा ली है. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम टू मिस्टर आजाद सर. Thank you and very wonderful good evening with a drizzling rain. और अभी जैब साहब ने अपने 4 साल की जर्नी की बात की और ये वक्त है सुपर स्पेशलिटी का, ये वक्त है वक्त के इंतजार करने का नहीं. और मैं नहीं चाहूंगा कि 4 साल आप इंतजार करें यूपीएससी की तैयारी के लिए. ये बात सही है या नहीं? या 4 साल आप भी तैयारी की कर क्या इंतजार कीजिएगा यूपीएससी का? हाँ या ना में जवाब चाहिए. हम यार दूसरे की गलतियों से सीखा जाता है या नहीं? तो इन्होंने 4 साल बताई ना अपनी हर गलतियों को, क्या फिर से आप करके देखोगे क्या उसको? लड़कियों को चांस मिलेगा नहीं, लड़कों को चांस मिलेगा नहीं. माता पिता कहेंगे कि बेटा 4 साल तो इंतजार कर लिए, अब तू दूसरे काम में लग जा. मैं अपने 17 साल के तजुर्बे को मैं शेयर करना चाहूंगा और उस 17 साल के तजुर्बे में मैं चाहूंगा कि शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा यील्ड को, रिजल्ट को किया जाए. जैब साहब ने सिखाया उनको, उनकी अपनी जर्नी कैसी थी. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को जो 17 साल तक मैंने ब्यूरोक्रेसी में रहा, ब्यूरोक्रेसी में सर्विस की, ब्यूरोक्रेसी में अवार्ड मिला, प्राइज मिला, सब कुछ मिला. उससे एक ही चीज सीखा कि किसी की गलतियों से सीखना सीखो और वक्त को जाया मत करो, एक एक सेकंड वक्त को जाया मत करो. यूपीएससी इज द सेफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. मैं हिंदुस्तान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं.
पूरी दुनिया का सबसे सेफेस्ट अगर कोई एग्जाम है, कोई परीक्षा है तो यूपीएससी है। और दूसरी चीज, अगर सबसे आसान एग्जाम है तो यूपीएससी है, क्योंकि ये एग्जाम इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना सिविलाइज्ड है, इतना सिस्टमेटिक है, इतना ट्रांसपेरेंट है और इतना ज्यादा पारदर्शिता है, ईमानदारी है कि शायद कोई भी परीक्षा इस प्रकार की नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति इस धरती पे नहीं कर सकता है कि मैं ये जानता था, हमसे ये नहीं पूछा गया, मेरी कैपेसिटी ये थी, ये सवाल हमसे नहीं किया गया, मेरे साथ कोई अन्याय हुआ हो। आप यहां पे किस पर्पस से आए हो, जल्दी से आप एक सवाल का जवाब दे दो। व्हाट इज द पर्पस टू विजिट दिस प्लेस? क्योंकि लेके वही जाओगे जिस पर्पस से आए थे। हमें जवाब चाहिए आपके यहां पे आने का, जो आपने वक्त जाया किया, ये वक्त को यूटिलाइज किया, पर्पस क्या था? आप लोगों से मैं पर्पस जानना चाहता हूं, प्लीज जल्दी से जवाब दो। पर्पस क्या था यहां आने का? आपसे मैं पूछ रहा हूं। मेरे दोस्त, पर्पस नहीं जानोगे तो क्या लेके जाओगे यहां से? What is the purpose to visit this place? Tell me frankly. जी, शुरुआत कहां से करें? किस चीज की शुरुआत? यूपीएससी के एग्जाम की। आप जी? यूपीएससी एग्जाम की। आप जी? यूपीएससी एग्जाम की शुरुआत कैसे करें? पीछे से जवाब मिले हमें। क्या यही सवाल सही है? यह जवाब सही है क्या? कलेक्टर कैसे बने? क्या बात है भाई। आप जी बच्चे प्रिपेयर कैसे करें? और जी आप? बिल्कुल गलत। आपके यहां पे आने का एक ही उद्देश्य था कि आपको सम्मान मिले, आपको इज्जत मिले, आप लाल बत्ती में चलो, आप सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, और फिर जो लड़के हैं उनके लिए लड़कियां, और लड़कियों के लिए अच्छे से अच्छा लड़का मिल सके। अनदर उद्देश्य क्या था? सोसाइटी, आप किस प्रकार से सोसाइटी की सेवा कर सकते हो, यह आपका उद्देश्य था। आपका उद्देश्य नहीं था कि कलेक्टर बन जाए। खाली डायरेक्ट कलेक्टर बनता है क्या कोई आदमी? नहीं बनता है। और इसके बनने के लिए क्या करना होगा? यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एटीट्यूड। यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड। आज जैब साहब को 4 साल क्यों लग गया? उनका एटीट्यूड चौथे साल डेवलप कर गया। और जब उनको अज्ञानता से ज्ञान मिला, इनलाइटनमेंट मिला, तो उन्होंने ज्योग्राफी छोड़ करके फिलोसफी रख ली। साहब रखा या नहीं रखा आपने? ये इनको इनलाइटनमेंट मिलता है। तो कहने का मेरे उद्देश्य क्या है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज नथिंग, इट इज ए बिग जीरो। इफ यू विल चेंज योर एटीट्यूड, यू कैन क्रैक यूपीएससी। जैब साहब ने यह सफर 4 साल में तय किया। कम से कम ऐसे मेरे पास 50 बच्चे हैं जिन्होंने एक बार में तय किया। और एक बार में कहां रह के तय किया? एक गांव की स्कूल में पढ़ के। इन्हीं के दोस्त हैं, एक मदरसे में पढ़ करके, उर्दू पढ़ करके, मराठी पढ़ करके, संस्कृत पढ़ करके, अदर चीजों को पढ़ करके किया। कंडीशन क्या था उनका? एप्टीट्यूड था। जब एक सर पे बोझ डालने वाला कुली एक बार में कंपीट कर सकता है स्टेशन के लाइट में पढ़ करके, तो क्या आप एक बार में नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। शर्त क्या है? आपको अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड होता क्या। एटीट्यूड का एक दूसरी परिभाषा में मतलब क्या होता है? आपकी सोच और आपका कमिटमेंट। आप बहुत ही इन्फॉर्म्ड आदमी हो, आप सबों के पास इंफॉर्मेशन कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आप इन्वॉल्व आदमी नहीं हो। आप कोई ऐसे आदमी नहीं हो जिसके पास इंफॉर्मेशन का भंडार बना हो, लेकिन आप सब्जेक्ट मैटर से, टॉपिक मैटर से आपके पास इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? इंफॉर्मेशन और इन्वॉल्वमेंट का। जब इंफॉर्मेशन और इन्वॉल्वमेंट का कॉम्बिनेशन होगा
तभी यूपीएससी की परीक्षा निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकल सकती है। और इसमें जैब साहब ने 4 साल का वक्फा खो दिया और फाइनली उनको इन्वॉल्वमेंट कब नजर आया? एक आईएएस से इंस्पायर होने के बाद, एक आईएएस से इन्फॉर्म होने के बाद। दैट वाज द मेजर पार्ट ऑफ इट। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है? यूपीएससी ही एक ऐसी हिंदुस्तान की प्रतियोगिता है, परीक्षा है, जिसको बहुत सरलता से, बहुत सहजता से, आसानी से पाया जा सकता है। जैसा कि जैब साहब ने कहा कि यह परीक्षा 3 स्टेज की परीक्षा है। इस 3 स्टेज की परीक्षा में आपके मेंटल स्ट्रेंथ को 3 लेवल पे टेस्ट किया जाता है। जो पहली पीटी की परीक्षा होती है, उस पीटी की परीक्षा में एमसीक्यू पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है एमसीक्यू का? हाउ एक्यूरेट यू आर, नो कंफ्यूजन, हाउ एक्यूरेट यू आर, हाउ क्विक यू कैन टेक योर डिसीजन, और तीसरी चीज कि मन में डाउट्स नहीं हो। इसकी अवस्था वही है। एटीएम का कार्ड आप यूज करते हैं, अगर पिन नंबर गलत कर डालते हैं तो पैसा निकलता है क्या? नहीं निकलता है। और न कभी भूलते हो आप कम, किसी भी कंडीशन में कि भूल लें। एक्यूरेसी। So the first stage of examination is what? It is an examination of introspection. It is an examination of going to the conclusion of your accuracy and determination. Is that clear? And this is completely isolated. कहता क्या है? बच्चा सेल्फिश हो जाओ, बच्चा सेंट्रली मोटिवेटेड हो जाओ, बच्चा कमिटेड हो जाओ, बच्चा फर्म हो जाओ, और आपका डिसीजन फर्म होना चाहिए। एक्यूरेसी शुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट। और वही बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में पीटी में पास करते हैं। आपने सुना होगा, जैब साहब ने भी कहा होगा, बहुत से लोग लगातार 4 बार मेंस लिखने के बाद भी पीटी की परीक्षा में फेल गए। कारण डिस्ट्रैक्शन आया, ओवर कॉन्फिडेंस आया। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में यूपीएससी आपके मानसिक स्तर को, मानसिक क्षमता को, मानसिक कैपेबिलिटी को टेस्ट कर लेता है। वो कहता है कि अब अकेले आप इंडिपेंडेंट होकर के कोई काम को कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। जो सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, वो क्या होता है? एक्सप्रेशन। वो क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। वो क्या होता है? आपके कैपेसिटी को किस प्रकार से आप दूसरे को समझाएं। और वो चीज डेवलप कहां से करती है? आपकी राइटिंग स्किल से, राइटिंग क्षमता से। और राइटिंग क्षमता की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शब्दों को समझना, वाक्यों को समझना। यूपीएससी में एक शब्द, एक टर्म यूज हो रहा है अभी की परीक्षा में, शुरू से ही उसको कहते हैं कीवर्ड्स। अगर कोई सवाल पूछा गया और उसमें कहा जाता है कमेंट कीजिए, एक सवाल, सेम सवाल पूछा गया, उसको कहा जाता है इलुसिडेट कीजिए, सेम सवाल पूछा गया, उसको कहा जाता है एनालाइज कीजिए, तो सवाल का जवाब बदलता चला जाएगा। जैसे पूछा जाए, छोटी सी बात है, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की भूमिका कमेंट कीजिए। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की भूमिका इलुसिडेट कीजिए। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की भूमिका क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। सवाल का जवाब बच्चे बदलता चला जाएगा। ये यूपीएससी की ट्रिक एंड टेक्निक्स है, जिसको ट्विस्ट एंड टर्न मेथड्स कहा जाता है। इसके आधार पर इस चीज की तैयारी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, आपके व्यक्तित्व के विकास को, यूपीएससी के ब्यूरोक्रेसी में जाने से पहले आपके व्यक्तित्व का विकास कर दिया जाता है। जब ट्रेनिंग में आप जाते हैं 2 साल के लिए, तो फिर और भी चीजों का डेवलपमेंट होता है। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, वो आपको, आपके सब्सटेंस को डेवलप करता है। समझने के बाद किस चीज को किस चपलता से, किस चतुरता से लिखते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है? एग्जामिनेशन में लिखा हुआ होता है केवल 250 शब्दों में लिखें। फिर लिखा हुआ होता है 250 शब्दों के आसपास लिखें, नॉट मोर देन दैट। फिर लिखा होता है कि मोर देन दैट भी पॉसिबिलिटी है। तो कंडीशन क्या होता है? इंडिकेटिव होता है। जैसे लिखा होता है सड़कों पे, गति सीमा 40 किलोमीटर।
40 किलोमीटर से ज्यादा चलाए तो पनिशमेंट होता है कि नहीं? तो बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर ये तो सबसे टेढ़ा काम है कि 250 शब्द लिखने के बाद फिर गिनने का काम शुरू कर दें। और जबकि यूपीएससी के परीक्षा में हर मिनट में, मेंस की परीक्षा में हर मिनट में 8.9 मार्क्स आता है अगर लिख रहे हो तो, और अगर आप लिख नहीं रहे हो तो हर 1 मिनट में 8.9 मार्क्स घटता चला जाता है। तो वो टेक्निक डेवलप की जाती है कि आप ऐसा लिखो कि एक लाइन में 5 शब्द हो, ताकि 5 पैराग्राफ में 250 शब्द आपके हो जाएं, लाइक दिस। तो कहने का उद्देश्य क्या है? यूपीएससी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, बचपन से लेके अब तक आप लिखते आ रहे हो या नहीं? लिखते आ रहे हो ना? जितना अच्छा लिखोगे, जितना लाल पीला लिखोगे, मोटी मोटी कॉपी भर दोगे, मोटा मार्क्स मिलेगा। यूपीएससी पक्ष कहता क्या है कि बच्चा हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो कह रहा हूं वो काम करो, नहीं तो पनिश किए जाओगे। इंडिकेटिव है, थ्रेटन है, नॉट मोर देन। ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स घट जाएगा। दैट इज द पॉलिसी ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी कहता क्या है? अपने आचरण को ठीक करो, इंस्ट्रक्शन को ठीक करो, अपने मोडस ऑपरेंडी को ठीक करो। सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में ये चीज आती है। और जो थर्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू है क्या? अभी इंटरव्यू दे करके आए हैं। शायद इंटरव्यू देने के बाद ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन फील किए होंगे। क्या जैब साहब बात सही है या नहीं? और ये जानते हो, जो आदमी जितना सच्चा होगा, जितना ईमानदार होगा, यहां तक कि एक अपूर्व लड़का है, उसने सिर्फ एक शब्द का यानी एक वर्ड का जवाब दिया था 9 सवाल में, उस बच्चे को भी 120 नंबर इंटरव्यू में मिला है। वो जानना चाहते हैं कि आप सच्चे कितने हो, क्योंकि जो बैठा हुआ आदमी है वहां पर, उसको 300 साल का तजुर्बा है, कोई 65 साल का नहीं है। 5 लोग बैठे हुए हैं, आप सोच लो ना, 300 साल का तजुर्बा है, उससे झूठ तो आप बोल नहीं सकते। जैसे इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा ना कि इनको टेनिस खेलने का शौक था। इसी तरह से एक गांव के बच्चे ने सवाल की, गांव के बच्चे से सवाल किया गया, तो उसने कहा कि क्रिकेट खेलने का शौक है। तुरंत बोल दिया एग्जामिनर ने, इंटरव्यूअर ने, आप बता दो कि मेल और फीमेल के क्रिकेट में क्या फर्क है? जैब साहब, ये सवाल आपसे भी है, मेल और फीमेल के क्रिकेट में क्या फर्क है? आप सभी क्रिकेट बहुत जानते हो। तो कभी भी वहां पे गलत या झूठ या उनको गड़बड़ करने की बात बिल्कुल ना करें, उनको बिल्कुल सच्चाई चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई से जीवन में कभी नहीं टाई पहना, वो टाई पहन के चला गया और घुसते के साथ जान गया कि ये पहली बार टाई पहन करके आया। इसलिए ये गलती भी ना हो। और दुनिया के सबसे आसान चीज है इंटरव्यू। वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मेरा दोस्त है, आईएफएस है चाइना में, गुरुचरण मुखर्जी। उसने साफ कहा था कि मेरा इंटरव्यू है कुक करना, खाना बनाना। लोगों ने कहा खाना बनाना, खाने में क्या? उसने कहा कि हमें चाय बनाना आता है। लोगों ने कहा कि 20 आदमी की चाय में कितने क्वांटिटी लगेगी? कहा कि गुरुजी, जीवन में मैं ये नहीं सोचा था कि 20 आदमी का चाय मैं बनाऊंगा। मेरे 4 आदमी की चाय की क्वांटिटी पूछिए, मैं बता देता हूं। और 4 आदमी की बताया, उसको 150 से ज्यादा नंबर मिले। फखरुद्दीन मेरा स्टूडेंट है, इसको ये भी जानते हैं। फखरुद्दीन को कहा कि फखरुद्दीन, तुम्हारा कोई हॉबी डेवलप क्यों नहीं किया? कहा कि कश्मीर में सर हॉबी क्या डेवलप करता? पत्थरबाजी। कश्मीर में आदमी का जान बचाना मुश्किल है, तो मेरी अगर हॉबी डेवलप हुई तो वह डेवलप हुई कि रोजगार कैसे मिल जाए। रोजगार को डेवलप करना मेरी हॉबी थी, और आज मैं क्वालिफाई करके आप लोगों के सामने बैठा हूं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ सिस्टम। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है बच्चों, कि यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एटीट्यूड। और जिस दिन आपने एटीट्यूड बना लिया, दुनिया का कोई ताकत आपको यूपीएससी की परीक्षा से बाहर नहीं कर सकेगा। और मैं दावा करता हूं अपने तजुर्बे पे कि एक बार में, न कि 3 बार, न कि 4 बार, न कि 5 बार, एक बार में यूपीएससी निकाला जा सकता।
सकता है। इज दैट क्लियर? अगर किसी को कोई शक शुबह संदेह हो तो आप हमसे भी सवाल कीजिए, जैद साहब भी बैठे हैं, उनसे सवाल कीजिए। बगैर उसके बात नहीं बनती। आए हो तो कुछ लेके जाओ, और आपके आने का जो मेन पर्पस है वो कम्युनिटी सर्विसेज है। आप खुश होगे, आईएएस होगे तो आपको फायदा नहीं होगा, समाज को फायदा होगा, परिवार को फायदा होगा, फैमिली को फायदा होगा और समाज को फायदा होगा। आपका आने का उद्देश्य आईएएस बनना। आप सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पर है। वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एसएसपी होंगे या एसपी होंगे, इंस्ट्रक्शन होगा कि चाहे कितनी भी बड़ी मॉब हो जाए तुमको फ्रंटलाइन गोली नहीं चलाना है। वो क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप समझ सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में सिचुएशन विल बी टोटली डिफरेंट। उनको संभालना है, उनको संवारना है, उनको बचाना है जान को, समाज सेवा, पब्लिक सेवा। तो दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट। तो आप बच्चों, आपके आने का पर्पस यह है कि किस तरह से हम समाज की सेवा करेंगे, सोसाइटी की सेवा करेंगे, अपने को सम्मानित करते हुए, अपने को पद, अपने करियर को बजाते हुए, परिवार को बजाते हुए, सम्मानित करते हुए। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड माई व्यूज ऑन लास्ट 17 और 16 ईयर्स। बहुत दिनों तक इस चीज में लगा हुआ हूं और निरंतर इसमें काम कर रहा हूं कि बच्चे एक बार में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करें। उनको डिमोटिवेट क्यों किया जाए? वो बच्चा, आजकल पूछो उनसे स्टैटिस्टिक, आजकल फ्रेशर्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। क्या भाई रेशियो बढ़ी है कि नहीं फ्रेशर्स की? उसके पीछे कारण क्या है? उनको दिशा मिल जा रही है। भाई साइकिल चलाना जानते हो आप? साइकिल में कोई आदमी 4 बार पैर तोड़ लिया, अभी पैर तोड़ोगे? आप अपने आप को सोचोगे ना, उससे सीखोगे या नहीं कि उसने ये गलती की है, तुम उस गलती से अपनी गलती को सुधारें। दिस वे यू कैन प्रोसीड इन दिस एग्जामिनेशन, है ना। इसी के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं। आप थोड़ा सा इतनी देर में कुछ सोच लिए होंगे, अगर कुछ पूछना है तो जैब साहब से पूछो, क्योंकि नई समस्या इनके पास है, नया अभी अनुभव फील करके आ रहे हैं। बिल्कुल आपको तरोताजा या फ्रेश कहा जा सकता है कि ये हर चीज से अवगत कराएंगे। और रही बात है कि यहाँ पर मेरे नागपुर में आने का पर्पस ये है कि नागपुर के बच्चे लोग क्यों दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे, अगर दिल्ली की पूरी फैकल्टी का इंतजाम पाटिल साहब ने आपके नागपुर में कर दिया है। पूरी टेस्ट सीरीज की बात इन्होंने बता दिया, नागपुर में कर दी गई है। पूरी मैगजीन की व्यवस्था नागपुर में कर दी गई है। और ये प्रॉमिस करके जाएंगे, जैब साहब यहाँ पे आए हैं कि टाइम टू टाइम आपके क्लास को यहाँ पर आकर के लेंगे। यही नहीं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आएंगे और आकर के क्लास को लेंगे। तो फिर आप लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत क्या है? दैट इज माई व्यू पॉइंट ऑफ दैट। कोई सवाल अगर है तो प्लीज पूछो आप लोग। जी, वुमेन्स क्रिकेट का आंसर नहीं दिए थे। विमेन क्रिकेट का आंसर नहीं दिया। ग्राउंड, बिल्कुल ना, ग्राउंड छोटा होता है, ना बैट छोटा होता है, ना बैट का वजन कम होता है। फीमेल का कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रिप जो होता है कि नहीं, मेल के ग्रिप से वर्ल्ड वाइड छोटा होता है। इसलिए बॉल का सरकमफेरेंस, घेरा कम होता है और बॉल का वजन हाफ आउंस कम होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फीमेल भी अपने ग्रिप में कर करके बॉल कर जाए। डिफरेंस नंबर 1। और डिफरेंस नंबर 2, फीमेल का जो टेस्ट मैच होता है वो 4 दिनों का होता है, 5 दिनों का नहीं होता है। न तो ग्राउंड छोटा होता है, न फील्ड छोटा होता है, न बैट छोटा होता है, न बड़ा होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। ओके, जल्दी जल्दी सवाल करो यार। आप लोग तो सीडेट हो गए। ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का वेनम जो होना चाहिए, तेवर, वो तेवर नहीं नजर आता। इतना सीडेट होके कैसे काम चलेगा? जल्दी से करो सवाल, 5 मिनट का टाइम देते हैं हम। हाँ, पोली सवाल कीजिए। सर, इंग्लिश कितने मायने रखती है यूपीएससी में? एक कोई भी भाषा यूपीएससी की परीक्षा में कोई मायने नहीं रखती। वो शुद्ध होना चाहिए और आपकी भाषा एग्जामिनर तक को समझ में आ जानी चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है हिंदी में अभिव्यक्ति।
आपकी अभिव्यक्ति बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिए। शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो, जीवन में कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। एनीवन एल्स? मेरा सवाल देव सर से था। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस सर फॉर योर बिग अचीवमेंट्स। सर मेरा सवाल ये था, जैसे आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोल रहे थे और आपने बोला था कि 8 से 10 घंटे कम से कम देना चाहिए एटलीस्ट। तो अब जैसे यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी करते हैं या एजुकेशन भी कर रहे हैं कॉलेज के साथ साथ, तो वो कैसे प्रिपेयर करें? तो हेलो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग अलोंग विथ जॉब या जो लोग अंडर ग्रेजुएट है, राइट, तो सबसे पहले तो उनको अपना टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करना होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स है, बहुत से ऐसे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जॉब करते हुए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। इस साल एक मेरी फ्रेंड है, उसने जॉब करते हुए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। शी वॉज वर्किंग इन ONGC। तो आपको जॉब से पहले और जॉब के बाद जो टाइम मिल रहा है, आपको उस टाइम को कैपिटलाइज करना होगा। 2-3 आवर्स हियर एंड देयर, आफ्टर द जॉब 2-3 आवर्स, बिफोर द जॉब 2-3 आवर्स, और वीकेंड्स सैटरडे संडे फुल्ली यूटिलाइज करना होगा आपको। करेक्ट। एंड जो अंडर ग्रेजुएट्स है उनके पास तो टाइम कम नहीं है, उनके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हो, करना चाहिए वैसे, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसकी भी पढ़ाई हो जाती है, राइट। तो अंडर ग्रेजुएशन में तो आप एक आप एडेड एडवांटेज है आपके पास कि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया है, बिकॉज आई स्टार्टेड आफ्टर 4 years आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन। तो आप लोग अब ग्रेजुएशन के साथ साथ ही कर रहे हो, इसका मतलब आपके बहुत हाई चांसेस है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाओगे, राइट। टाइम मैनेजमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल मेरा शेड्यूल ये रहता था कि आई यूज्ड टू गेट अप एट अराउंड 8-8:30, फिर फ्रेशन अप होके एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट आई यूज्ड टू सिट फॉर 4-5 hours। तो इनिशियली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, 2 to 2.5 hours आप न्यूज़पेपर को दे सकते हो। विथ टाइम ये कम होता जाता है। इनिशियली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आप फेमिलराइज होगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको नए लगेंगे। बाद में आप ऑटोमेटिकली उसमें वो आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा, तो ज़्यादा टाइम उसमें देना नहीं पड़ेगा। तो 1.5 hours में 1.5 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आई यूज्ड टू स्टडी ऑप्शनल्स अप टू लंच। लंच तक मैं ऑप्शनल्स करता था, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था, क्योंकि लंच के बाद बहुत नींद आती है। तो वो टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए आप कुछ ऐसा करो जिसमें आप एक्टिव हो। तो आप उस वक्त आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पे ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है, वो चीज़ें आप, क्योंकि पढ़ोगे तो नींद आती है, राइट। रोबोट तो है नहीं कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी टाइप का आप पढ़ाई करो। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, मेंस आंसर राइटिंग है। उसके बाद इवनिंग में आप जीएस का, जनरल स्टडीज़ का पढ़ सकते हो। एंड आफ्टर योर डिनर आप दिन भर जो भी पढ़ा है आप रिवाइज कर लो उसको। तो ऐसे ब्रेक्स में पढ़ो, कंटिन्यूसली 8 hours कोई नहीं पढ़ सकता है। 3-3 hours का सेशन ब्रेक्स में, एंड रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड थ्रू आउट द डे। तो ऐसे कंप्लीट अगर उसको काउंट करोगे तो 8 to 10 hours हो जाता था। मॉर्निंग 4 hours, इवनिंग 4 hours, एंड आफ्टर डिनर 2 hours, लाइक दैट। ओके, ठीक है, यस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। सी, दिस एग्जाम इज अ लॉन्ग एग्जाम, जर्नी काफ़ी लंबी है, 1 साल तो मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें आपको, आपके साथ ये होगा कि आप अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है। बहुत आज आपको पढ़ने के बाद फटीग महसूस होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आप कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है, बस पढ़ रहे हैं, बुक खुली है, ठीक है। या फिर टेस्ट सीरीज में कोई टेस्ट दे दिया तो मार्क्स कम आ गए, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज इसमें रिकॉग्नाइज करना ये है आपको कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, जितने लोग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं सबके साथ ये हो रहा है। जिसका फर्स्ट रैंक आया है उसके साथ भी ये हुआ है, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग द सेम डिफिकल्टी। रिकॉग्नाइजिंग दिस विल गिव यू स्ट्रेंथ कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस और मैं इसको ओवरकम कर लूंगा। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप टेक अ ब्रेक। द सिंपलेस्ट थिंग इज टेक अ ब्रेक। यू कैन, अलग अलग टेक्निक होती है अलग अलग लोगों की। कोई लोग फ्रेंड से बात करना पसंद करते हैं, कोई लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, कोई लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, लेकिन ब्रेक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी हाफ डे, 4-5 आवर्स या 1 डे एट मैक्स। ठीक है, मेरा ये था कि आई यूज टू स्लीप। ज़्यादा स्ट्रेस आया तो सो जाओ, उठने के बाद ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था? दिस ऑप्शनल्स, राइट? वाई आई डिड नॉट चूज इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑप्शनल्स। ओके, सी देखो, इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑप्शनल्स है 3, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपने इंजीनियरिंग आपका स्ट्रॉन्ग है बेस, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं। यू कैन ईजिली क्रॉस 300 इन इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स, एंड मैथमेटिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड विथ इंजीनियरिंग। बट मैथमेटिक्स का ये है कि उसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। ठीक है, बट स्टिल दिस ईयर टॉपर, फर्स्ट रैंक, मैथमेटिक्स ऑप्शनल, ही इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम IIT। ओके, तो मैथ्स भी आप ले सकते हो, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उसका एडवांटेज भी है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है कि आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आप GS में अगर आप थोड़ा सा कम भी परफॉर्म करते हो तो वो कंपेंसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर दैट। वाई आई डिड नॉट गो फॉर दैट? बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से नहीं की थी। बस ये सिंपल आंसर है उसका। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? गेट, गेट है MTech के लिए। यू कैन गो फॉर दैट, बट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा एग्जाम मुझे प्रिपेयर करना है। IES इज ऑल्सो देयर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, आपका अगर टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है तो यू कैन गो फॉर दैट एग्जाम। अगर आपका कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस, ये अगर आपका बेंट ऑफ माइंड है तो यू शुड गो फॉर। और जैसे सर ने कहा कि आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, अगर आपका पर्पस क्लियर है यहाँ पे आने का तो ऑटोमेटिकली आप अपने हिसाब से एग्जाम सिलेक्ट कर लोगे, राइट? एनीथिंग एल्स? Yeah, good evening. Thank you. Okay, so first of all, like I said in my talk also, syllabus. Memorize the syllabus. Secondly, when you are attending the class, class का अपना एक fixed schedule होता है कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जोग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो फॉलो दैट, क्योंकि दे आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस। और साइड बाय साइड आप अपना पढ़ रहे हो तो आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो 6-7 मंथ्स में यू कैन इजीली, तो वो आपको मैनेजमेंट का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दे आर मैनेजिंग इट कि कब क्या पढ़ाना है, साइड बाय साइड बस ये है कि उसी दिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया उसी दिन वो टॉपिक आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से हो जाना चाहिए, उसी दिन वो टॉपिक आपका बुक बंद करके रफ पेज पे बिना देखे लिख कर हो जाना चाहिए। इट शुड बी फिटेड इन योर ब्रेन उसी दिन, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे अगर आप उसको शिफ्ट करोगे तो वो बर्डन बढ़ता जाता है, तो बर्डन बढ़ता जाता है, फिर आप बहुत लो महसूस करते हो, नेगेटिव फीलिंग आती है। ठीक है, तो फिनिश इट ऑफ डेली। ओके, if at all you want to start with very basic, you can go for NCERTs. 6th to 12th NCERTs you can read for all subjects. Even if it doesn't help directly, वो indirectly बहुत help करेगा आपको। बहुत सारे मेंस में ऐसे आंसर्स आते हैं जो NCERT का नॉलेज बेस आपका बना हुआ है, उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो NCERTs you can start reading NCERTs and newspaper. The moment you decide that you have to prepare for UPSC, the next day you should start reading newspaper. Okay? Yes. Yes. So the most simple answer to is that you should be clear about your purpose, like sir said. जब आपका पर्पस क्लियर है
तो कौन से फील्ड ऐसे है जिसमें फेलियर नहीं आता है, ये बताओ। हर फील्ड में फेलियर होना ज़रूरी है। और जब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने अंदर जो कमियां है उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, एंड व्हेन यू वर्क ऑन दैट, तब आप सक्सीड करते हो। और सक्सेस का मज़ा भी उतना ही आता है तब जब आप फेल करके सक्सीड करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती फेल होना है, सक्सीड करने के लिए कोशिश करना है। लेकिन हाँ, ये होता है कि आप बहुत लो फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे। पर्पस क्लियर होना चाहिए, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता रहेगा। वॉट एवर इट इज़ द रीज़न कि आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, वाई आई वॉन्ट टू बिकम IAS, ऐसा एक पेज पे लिखो, राइट डाउन ऑल द रीजंस एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर टेबल। डेली उसको देखोगे, डेली मोटिवेशन आएगा। ठीक है। सेकेंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, टॉपर्स का जो इंटरव्यू है यूट्यूब पे, वो आप रेगुलरली देखते रहो। उससे आपको नेचुरली, अगर उसमें कुछ सीखने को नहीं भी मिला, तो वो बॉडी लैंग्वेज से, वो एनर्जी से, वो जर्नी से ही बहुत कुछ लगता है कि चलो हाँ हाँ करते। वो मोटिवेशन, वो एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जब भी लो फील करो तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। ओके। फेलियर्स सबके लाइफ में आते हैं, बट अगर आपने, जैसे सर ने बोला कि अगर आपने गलतियों से सीखा, और मेरा बताने का पर्पस कि मुझे 4 अटेम्प्ट क्यों लगे और मैंने क्या क्या गलतियाँ की, इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि आप लोग ये गलती ना करो। अगर आपको पहले से ही पता होगा तो आप नहीं करोगे। दिस अ सेइंग दैट forewarned is forearmed and forearmed is half the battle won. ओके। सो अगर आपको पहले से ही पता है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने के चांसेस आपके बहुत हाई हो जाते हैं। ओके। सो वर्क हार्ड, वर्क पॉजिटिवली एंड जस्ट गो फॉर इट। ओके, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। एक क्लियर मोटिवेशन रखो, क्लियर पर्पस रखो, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। ओके। यस यस। नोट्स मेकिंग कैसी होनी चाहिए? जैसे कि एनसीईआरटी की 30 से 35 बुक्स है और बाकी स्टैटिक बुक्स है, तो क्या हमें सेपरेटली नोट्स बनानी चाहिए या कंसोलिडेटेड बनानी चाहिए? ठीक है। सी, like I told, my strategy, whatever is being discussed in the class, okay? For example, आज आपको एक टॉपिक सिखाया, उसके क्लास में नोट्स भी डिक्टेड हो गए, या फिर जब सर पढ़ा रहे हैं तो आपने रनिंग नोट्स कुछ निकाले होंगे उसके। ठीक है। उसी टॉपिक को आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना है उस दिन। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या है, बुक लिस्ट मैं शेयर कर लूँगा। एनसीईआरटीज यू कैन रेफर, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS, फिर इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, या फिर और बहुत सारी बुक्स है। तो ये बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ये बुक्स आपके पास होने चाहिए। जब भी आपने वो टॉपिक पढ़ा, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उस टॉपिक को पढ़ो। उस बुक में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है जो आपके नोट्स में नहीं है, उसको वहीं पे मार्जिन में साइड में ऐड कर दो। जब आप नोट्स बनाओगे तो साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और यू कैन लीव 1 पेज। हर एक टॉपिक के बाद 1 पेज आप छोड़ सकते हो। तो वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिली है वो आप ऐड कर लो। ठीक है। एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत है, रमेश सिंह है, जहाँ से भी जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन बहुत बल्कि भी नहीं बनाना है। ठीक है। क्लास नोट्स प्लस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ये आपका नोट बन गया। और इसी नोट को आपको बार बार रिवाइज करना है। एटलीस्ट 15-20 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज बिफोर प्रीलिम्स। ठीक है। Lakshmikant you have to revise n number of times, at least 6-7 times you have to revise. Even now I revise it in my 4 attempts. This was my 5th. I revised it 6 times. So revision is very very important. Notes making and revision. Okay. So that is how you have to go for notes preparation. Okay. यहाँ से कोई पूछ रहा था? हाँ, yes. Interview experience. See, interview तो लंबा होता है, 30 मिनट्स का होता है, तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। मेजर हाइलाइट्स ऑफ माय इंटरव्यू वाज, फर्स्ट इज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज फिलोसफी, सेकंड इज माय हॉबीज, वन इज लॉन टेनिस, सेकंड इज एसोसिएशन विथ हैंडीकैप्ड सोसाइटी, थर्ड वाज माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ वाज मिसलेनियस क्वेश्चंस. So philosophy में they asked questions like who is your favorite philosopher and why? So I said शंकराचार्य. तो उन्होंने पूछा कि क्यों, और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हुई. फिलोसॉफी में उन्होंने ये पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट में फिलोसॉफी की डिग्री मिलती है एंड में. फॉर एग्जांपल, अगर आपने MA सोशियोलॉजी किया, लेकिन आपको उसके बाद MPhil मिलेगा और आपको PhD मिलेगा. PhD इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी इन सोशियोलॉजी. बट PhD आपको कोई भी फील्ड में फिलोसॉफी की ही डिग्री क्यों मिल रही है?
फिलोसॉफी तो आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, पॉल साइंस पढ़ रहे हो. दिस वाज वन क्वेश्चन. देन टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे दैट हु डू यू थिंक इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. तो आई सेड रॉजर फेडरर. फिर वो थोड़ा सा, वो शायद नडाल फैन हो गए तो चला. फिर उसके बाद रैकेट्स का किस मटेरियल से बनता है, स्ट्रिंग किस मटेरियल से बनता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देन एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दे ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए. फिर उन्होंने मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे कि सिविल सर्वेंट्स का ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़रूरी है या नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं. फिर एक ऐसे ही उन्होंने मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ दिया कि आपने शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्कनेस ये बुक आप जानते हो क्या. फिर उन्होंने पूछा कि डू यू थिंक दैट इट वाज एन एरा ऑफ डार्कनेस, दैट ब्रिटिश पीरियड वाज इट एन एरा ऑफ डार्कनेस. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट इज़ अ वेरी कॉर्डियल एक्सपीरियंस. कॉन्वर्सेशन होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होता है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है. नॉलेज इज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन मेंस. पर्सनैलिटी टेस्ट होता है. अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके आओ तो वो जज कर रहे हैं आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपके व्यूज़, आपके आइडियल्स, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपका बैलेंस ऑफ जजमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी चेक हो रही है इंटरव्यू में. तो यू हैव टू जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. ओके. एंड इट इज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर एंड नॉट लेस देन दैट ऑल्सो. एग्जैक्टली 25 to 30 मिनट्स चलेगा. और इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें, प्रिपरेशन में भी और वाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू ऑल्सो. ओके. दे विल नॉट मेक यू फील वेरी लो, ऐसा नहीं. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो. ओके. होपफुली यू विल गो नेक्स्ट ईयर. यस. यहाँ से कोई पूछ रहा था. ओके. एनीथिंग एल्स? Anything, any language you can go for. Even if you have written mains in English, still you can go for interview in Marathi or Hindi or any subject for that matter, any language. ऐसा नहीं है कि मेंस जिस लैंग्वेज में लिखा उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना होगा. यू कैन गो फॉर एंटायर प्रिपरेशन इन मराठी ऑल्सो. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी तरह मराठी में प्रिपरेशन किया है, मेंस भी मराठी में लिखा है, इंटरव्यू भी मराठी में दिया है, सिलेक्शन भी हुआ है, और ऑप्शनल भी मराठी लिटरेचर है, सब कुछ मराठी है. तो ऐसा भी है. ठीक है. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, आई एम हैप्पी टू आंसर. ठीक है. देखो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि YouTube पे या बहुत सारे मीडिया में हर एक आदमी की प्रिपरेशन का मोडस ऑपरेंडी अलग होता है. कभी भी किसी के मोडस ऑपरेंडी को कॉपी नहीं करोगे. आपका पालन पोषण, आपका डेवलपमेंट, आपकी मेंटरिंग अलग अवस्था में हुई, उनकी अलग अवस्था में हुई. उनकी सोच अलग होगी, उनका मेंटल कैपेसिटी, उनकी फिजिकल कैपेसिटी अलग होगी, आपकी फिजिकल कैपेसिटी अलग होगी. सो नेवर 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 कॉपीड दैट. उससे कुछ अच्छे एलिमेंट को जरूर आप ले लो, लेकिन उसको कॉपी बिल्कुल नहीं करो. हर का तरीका अलग होगा. कुछ मेरे बच्चों ने ऐसे ऐसे किताब का नाम रेफर कर दिया बच्चों को, रॉडनी हिल्टन, पेरी एंडरसन. मैंने कहा कि तुमने तो कभी नहीं पढ़ा था. तो सर आप क्लास में बोला करते थे. यार वो लड़का तो पागल हो जाएगा ना, वो कहां से लाएगा रॉडनी हिल्टन की किताब, पेरी एंडरसन की किताब को इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए. तो बच्चे आप लोग कभी भी यूट्यूब के पूरी चीजों को कैरी मत करो. टीना दाबी मेरी स्टूडेंट थी. टीना दाबी का 25% काम उसकी मां किया करती थी. उसकी कॉपी को मैंने चेक किया तो उसकी मां हमसे आके झगड़ी कि आप मेरे बेटी का नंबर आप कम देते हो. इट वॉज नॉट करेक्ट थिंग. तो हर लोगों का सोच, हर का तरीका. आपने कहा टाइम मैनेजमेंट, आपने कहा कि पढ़ने का टाइमिंग. आपका स्टेमिना 8 घंटे का है, उनका 17 घंटे का. और एक मेडिकल साइंस फखरुद्दीन का स्टेमिना था 18 घंटे का. मेडिकल साइंस वाला बच्चा 12 घंटा से कम पढ़ता ही नहीं है. क्या करोगे? और एक हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला बच्चा 3 घंटा से ज्यादा बैठता ही नहीं. 1 सेकंड में क्या करोगे? कॉपी किया जा सकता है क्या? कदापि नहीं की जा सकती. किसी का कोई और प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं कोर्स प्रोग्राम जो यहां शुरू होने वाला है उसके बारे में बताऊं. कोई सवाल पहले है तो पूछ लो आप. एनीवन एल्स?
यहाँ जो अगले वीक से सैटरडे संडे से यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जाएगा 2019-20 के लिए, और इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे रिंकू मैम जो यहाँ पर हेड इंचार्ज हैं, या जो भी यहाँ की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, और जो भी दिल्ली की फैकल्टी है, चूंकि यहाँ की लोकल फैकल्टी नहीं पढ़ाएगी, वो मोस्ट ऑफ और यहाँ की लोकल अगर फैकल्टी होगी भी तो जो कॉम्पिटेंट है, जो अप्रूव्ड है दिल्ली की फैकल्टी के द्वारा, वही पढ़ाएगी। कोर्स का प्रोग्राम है, और कोर्स के प्रोग्राम में स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उसके फी रिडक्शन या फी रिडक्शन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम होगा, उसकी चीजें की जाएंगी। ऑप्शनल पेपर जो यहाँ पर अवेलेबल है अभी, वो हिस्ट्री है, वो पॉलिटिकल साइंस है, वो एंथ्रोपोलॉजी है, और फिलोसॉफी, ये आप जान ही रहे हैं एक्सपर्ट है, इनका भी सहयोग हम लोग फिलोसॉफी के लिए लेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, और ये प्रोग्राम में एक खास चीज जोड़ी गई है स्पेशली महाराष्ट्र के लिए। टेस्ट सीरीज की बात कही इन्होंने, कही ना इन्होंने, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, होता है और है भी जरूरी, लेकिन हम लोगों ने एक नई चीज ऑर्गेनाइज की है स्पेशली महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, इस रीजन के बच्चों के लिए, मिनी टेस्ट सीरीज। छोटे छोटे यानी क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस के सेट होते हैं, उसको हाफ में कन्वर्ट किया गया है मोटिवेशन के लिए, ताकि आप इनकरेज हो, डेवलप करते चलें, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, धीरे धीरे आपको मोटिवेट कर करके उस दिशा में लेकर के चला जाए। तीसरी खास चीज, जो प्रोग्राम शुरू होगा वो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। टेस्ट सीरीज जो होंगे वो टेस्ट का डिस्कशन एनालिसिस होगा। टेस्ट होने के जो नेक्स्ट वीक से पहले का प्रोग्राम होगा टेस्ट का, उसमें टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसके साथ में मैगजीन आपके शेड्यूल में है ही, कंटेंट का मटेरियल जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो भी दी जाएगी, और जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में कंटेंट है वो भी आपको दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ लीजिए। इज दैट क्लियर? एनीथिंग एल्स सर? एनी award, scholarship and all, because you can make the announcement, you are authorized to do it. थैंक यू सो मच सर। सो यूपीएससी का स्पेक्ट्रम एकेडमी हर साल एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसमें 100% स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है। मतलब अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो स्पेक्ट्रम आपको 100% स्पॉन्सर करेगा। आपका पूरा पढ़ाई यूपीएससी सीएसई के लिए पूरा पढ़ाई हम लोग खुद से करवाएंगे। सो एक पार्ट हमारा, एक उसका पार्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट संडे को रख रहे हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, वो उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम ईयरली स्कॉलरशिप के लिए अभी एनरोल कर सकते हैं और स्पेक्ट्रम स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ठीक है संदीप सर। हॅलो. यानंतर स्पेक्ट्रम अकॅडमीने आपली यशाची उज्ज्वल परंपरा कायम राखत 2018 आमचे जवळपास 21 रिझल्ट्स आले होते. त्याच्यामध्ये फॅकल्टीज आणि प्लस विद्यार्थी मिळून 21 रिझल्ट्स आले होते. त्याच्यापैकी महेंद्र गजबिये सर जे आपल्याकडे फॅकल्टीज पण होते, त्यांचं DY एज्युकेशनल ऑफिसर म्हणून सिलेक्शन झालं. त्यानंतर नवीन गुप्ता सर जे अकाउंट अँड ऑडिट ऑफिसर म्हणून त्यांचं सिलेक्शन झालं होतं. सोबतच गोविंद बोकडे एक स्टुडंट आहे, त्यालाही आज इन्व्हाइट केलं होतं. तर त्याचं कोर्टमध्ये ॲज अ क्लर्क म्हणून सिलेक्शन झालं. देन भारती बरोले नुकतीच जी मेन्सचा रिझल्ट जो डिक्लेअर झाला आहे एमपीएससी क्लर्क म्हणून त्यांचं सिलेक्शन झालंय. तर मित्रांनो, या संपूर्ण परंपरेमध्ये पुन्हा एकदा एक भर पडली आहे यावर्षी. जसं नुकतीच मार्च महिन्यामध्ये 24 मार्चला नुकतीच एक एक्झाम पार पडली होती MPSC दुय्यम सेवा, ज्याच्यामध्ये PSI, STI आणि ASO ही 3 अराजपत्रित पदे असतात. त्या एक्झाम मध्ये आपल्या 51 विद्यार्थ्यांपैकी 9 विद्यार्थी मेन्सला क्वालिफाय झाले आहेत. तर आज या ठिकाणी
सन्माननीय पाहुण्यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार सोहळा या ठिकाणी आयोजित केला आहे. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जे विद्यार्थी आहेत जे मेन्सला क्वालिफाय झाले आहे दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षेमध्ये, त्याच्यामध्ये शैलेश डोंगरे जे आपल्याकडे फॅकल्टी आहेत, जॉग्राफी आणि पॉलिटी असे 2 विषय ते आपल्या या ठिकाणी शिकवतात आहे. मनीषा वानखेडे मॅम ज्या आपल्याकडे जॉग्राफी हा विषय शिकवतात आहे. सोबतच जे विद्यार्थी आहेत प्रतीक श्रीकोंडावार मूळचा चंद्रपूरचा आहे, तर त्यांनी ही एक्झाम क्रॅक केली आहे. देन वैभव मोहोळ त्याचा पण या ठिकाणी रिझल्ट आला आहे. देन अंजू कुंभारे, देन रेश्मा ठोंबरे आणि गोविंद बोकडे जो मागच्याच वर्षी डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये ॲज अ क्लर्क म्हणून त्याचं सिलेक्शन झालं होतं. तर या ठिकाणी मी सगळ्यात पहिल्यांदा या ठिकाणी आमंत्रित करतोय वैभव मोहोड याला आणि पाहुण्यांना अशी विनंती करतोय की त्यांनी त्याला एक मोमेंटो आणि कॅश प्राइज देऊन त्याचा सत्कार करावा. पाटिल सर से विनंती करती हूँ कि डॉक्टर SM आज़ाद सर का स्वागत करें. ठीक है. स्पेक्ट्रम IAS, स्पेक्ट्रम एकेडमी बोलिए, अभी तक हमारे यहाँ से जितने भी रिजल्ट निकले हैं IAS, IPS, IRS, बट इन सब की रचना किसने करी है, ये विजन किसने लाया है? तो हमारे साथ में आज है हमारे डायरेक्टर स्पेक्ट्रम एकेडमी, स्पेक्ट्रम IAS के डायरेक्टर मिस्टर सुनील पाटिल सर. मैं पूनम मैम को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनका स्वागत करें. तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए. थैंक यू सर. हर चीज़ के लिए एक लाइन होती है, राइट? हर एक चीज़ के लिए लाइन होती है. अगर हमें IAS भी बनना है तो हमें पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में प्री देना है, प्री देने के बाद में मेंस देना है, मेंस देने के बाद में इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के लिए फाउंडेशन कोर्स के लिए जाना है, राइट? सो उसके लिए एक बहुत बड़ी लाइन होती है. वैसे ही स्पेक्ट्रम एकेडमी की भी एक लाइन है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को चलाने वाली पूनम मैडम ये हमारी मार्केटिंग हेड है पूरे महाराष्ट्र की. तो मैं संदीप सर से गुजारिश करूँगी कि उनका स्वागत करें. आगे का प्रोग्राम मैं संदीप सर को हैंड ओवर करती हूँ. थैंक यू सो मच. थँक्यू सो मच मॅम. या ठिकाणी उपस्थित तमाम विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा जो कार्यक्रम आहे हा खास विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केला आहे स्पेक्ट्रम अकॅडमीकडनं. स्पेक्ट्रम अकॅडमी वर्षभर आपले कुठले ना कुठले नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत असते. त्याचाच एक भाग किंवा त्याच या अनुषंगाने नागपूर या ठिकाणी आज आपल्यामध्ये एक IPS ऑफिसर्स या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यांच्यासाठीच त्यांना ऐकण्यासाठीच आज या ठिकाणी विद्यार्थी मित्र जमा झालेले आहेत. परंतु मित्रांनो, IPS जैब शेख सर किंवा आझाद सर यांच्यापूर्वी स्पेक्ट्रम अकॅडमीने जे जे काही आजपर्यंत जवळजवळ
500 पेक्षा जास्त पुस्तकांचं पब्लिकेशन केलं आहे. त्यासोबतच जवळजवळ 18 ठिकाणी 18 जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आज स्पेक्ट्रम अकॅडमी उपलब्ध आहे आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन पुरवत आहे. तर हा संपूर्ण जो प्रवास आहे, या प्रवासाला जर कोणी खतपानं घातलं असेल तर आमचे जे डायरेक्टर आहेत, संचालक आहेत, मिस्टर सुनील पाटील सर आमचे आधारस्तंभ सुद्धा आहेत. तर या ठिकाणी मी श्री सुनील पाटील सर यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी स्पेक्ट्रम अकॅडमीचा प्रवास व आपले मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं व विद्यार्थ्यांना संबोधित करावं. श्री सुनील पाटील सर. गुड इव्हनिंग. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे IPS झेप सर, त्याचप्रमाणे स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या UPSC डिव्हिजनचे अकॅडमिक हेड व स्पेक्ट्रम IS मॅगझिनचे चीफ एडिटर डॉक्टर SM आझाद सर, स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या बिझनेस डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटच्या लीड करणाऱ्या मॅडम पूनम मॅडम, स्पेक्ट्रम अकॅडमी नागपूरच्या शाखा ब्रांच प्रमुख इथल्या रिंकू मॅडम, आत्ता ज्यांनी या ठिकाणी गेस्टचं इंट्रोडक्शन दिलं, त्याचप्रमाणे संदीप सर उपस्थित या ठिकाणी स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे सर्व स्टाफ आणि ज्यांच्यासाठी हा सेमिनार आयोजित केला आहे, ज्यांना UPSC टॉपरशी इंटरॅक्ट करायचं आहे, त्यांना ऐकायचं आहे, ते सर्व माझे विद्यार्थी मित्रांनो, करिअरचा आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा प्रशासकीय सेवा एक करिअर म्हणून विचार करणारे विद्यार्थी महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या संख्येने आहेत आणि दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढत चालली आहे. भारतासारखा खंडप्राय देश, 125 कोटी लोकसंख्या असणारा देश, याच्यामध्ये करिअरच्या अफाट संधी आहेत. भारताला लोक मार्केट म्हणून बघतात, भारतामध्ये गुंतवणूक करतात, उत्पादन या ठिकाणी पाठवतात विक्रीसाठी. परंतु तुम्ही जेव्हा करिअरचा विचार कराल तेव्हा तुमच्या शिक्षणाचा विचार न करता शिक्षणाच्या चौकटीत करिअरला शोधू नका. आजचे जे गेस्ट आहेत ते सुद्धा तुमच्यासारखेच शिक्षण घेऊन इंजिनियर झालेत. महाराष्ट्रातल्या भारतातल्या एका रेप्युटेड महाविद्यालयातून त्यांनी VJTI मधून, माटुंग्याला VJTI तुम्हाला माहिती असेल, जे इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी, तिथून नामांकित महाविद्यालयातून एक डिग्री इंजिनिअरिंगची घेतली. त्यानंतर गोदरेज सारख्या कंपनीमध्ये त्यांनी एक चांगला जॉब सुरू केला, कॅम्पस सिलेक्शन त्यांचं झालं. पण त्यांना सुद्धा काहीतरी कुठेतरी अशी ओढ लागली की या जॉबपेक्षा, म्हणजे मशिनरीशी खेळण्यापेक्षा, निर्जीव वस्तूंना बनवण्यापेक्षा, जे आपला आसपास 125 कोटींचा देश आहे, या लोकांची सेवा करता येईल का, लोकांसाठी काही करता येईल का, ज्यांना भावना असतात, ज्यांना इच्छा आकांक्षा असतात, अशा जिवंत व्यक्तींसाठी काही करता येईल का. आणि म्हणून त्यांनी इंजिनिअरिंग मधलं करिअर बाजूला करून प्रशासकीय सेवेकडे त्यांचा ओढा होता आणि त्यांनी करिअरचा प्रवास तिथून सुरू केला. आज ते IPS झालेले तुम्हाला दिसत आहेत. मित्रांनो, हे एक उदाहरण झालं. ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे विद्यार्थी पोलीस भरती, तलाठी भरती यासारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. तुम्ही पण तुमच्यापैकी बरेच जण ग्रामीण भागातून आलेले असाल. शहरी भागामध्ये सुद्धा, निमशहरी भागामध्ये, मोठ्या शहरांमध्ये सुद्धा प्रमाण तसंच आहे. म्हणजे मोठे शहर आमच्या महाराष्ट्रभर सगळीकडे शाखा आहेत. अगदी मुंबईला दादरला शाखा आहे, हार्ट ऑफ दी मुंबईमध्ये शाखा आहे, ठाण्याला शाखा आहेत, नागपूरला या ठिकाणी शाखा आहे आमची याच मजल्यावर. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये आमच्या 22 ठिकाणी स्वतःच्या शाखा आहेत आणि 40 ठिकाणी आमचे उपक्रम चालतात शासनाच्या माध्यमातून. असे 60 पेक्षा जास्त केंद्र आम्ही महाराष्ट्रभर चालवतो आणि महाराष्ट्रभरचे विद्यार्थी आमच्या समोर येतात. त्याच्यातून जे लक्षात येतं की महाराष्ट्रातले विद्यार्थी प्रशासकीय सेवा, मग ती पोलीस भरती असेल, तलाठी भरती असेल, तहसीलदारसाठी राज्यसेवेची परीक्षा असेल, PSI STI ची परीक्षा असेल आणि त्याच्यानंतर राज्यसेवेची परीक्षा किंवा त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे UPSC ची नागरी सेवा परीक्षा असेल, याच्यासाठी महाराष्ट्रातल्या युवकांचा ओढा दिवसेंदिवस वाढतोय. त्याला कदाचित वेगवेगळे कारणं असतील. आर्थिक मंदी असू शकते, इतरही काही कारणं असू शकतात. आर्थिक स्थैर्य असेल, भविष्याच्या दृष्टीने स्थैर्य असेल, करिअरमधलं समाधान कदाचित मुलांना खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळत नसेल आणि त्यामुळे प्रशासकीय सेवेकडे ओढा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. मग प्रशासकीय सेवांबद्दल आपण जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये फक्त UPSC MPSC असे 2 शब्द विद्यार्थ्यांना माहिती होते. UPSC म्हटलं की फक्त IAS IPS IFS हे 2-3 नावं मुलांना माहिती असतात. पण UPSC डझनभर स्पर्धा परीक्षा घेते. फॉरेस्ट सर्व्हिसची असेल, असिस्टंट कमांडंट पदासाठीची असेल, पॅरामिलिटरी फोर्ससाठी किंवा सेंट्रल पोलीस ऑर्गनायझेशनसाठी, इंजिनिअरिंग सर्व्हिसची असेल, इंडियन मेडिकल सर्व्हिसची एक्झाम असेल, ज्यांना डिफेन्समध्ये जाऊन करिअर करायचं, ऑफिसर व्हायचं, त्यांच्यासाठी CDSC ची एक्झाम दर 6 महिन्यांनी वर्षभरात 2दा होते. NDA ची परीक्षा वर्षभरात 2दा होते. हे झालं UPSC बद्दल. त्याच्या पलीकडे स्टाफ सिलेक्शनच्या पण अनेक परीक्षा होत असतात. ज्यांना अगदी 10वी नंतरच असं वाटतं की गव्हर्नमेंटमध्ये जॉब करावा,
त्यांच्यासाठी SSC लेवल मॅट्रिक लेवलची मल्टीटास्किंग स्टाफची SSCची एक्झाम दरवर्षी होते. हजारोच्या संख्येने पदं त्याच्यातून भरली जात असतात. त्याच्यानंतर स्टाफ सिलेक्शनची परीक्षा 12वीच्या लेवलला सुद्धा होते. ज्यांचं 12वी पास क्वालिफिकेशन असेल त्यांच्यासाठी हायर सेकंडरी लेवलची परीक्षा होत असते. ज्यांचं ग्रॅज्युएशन हे क्वालिफिकेशन असेल तर स्टाफ सिलेक्शनच्या मार्फत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत जेवढे 30-35 डिपार्टमेंट आहेत, आपल्या आसपास पण त्याच्यातले ऑफिसेस आहेत. पोस्टाचं ऑफिस असेल, डिफेन्स ऑडिटचं ऑफिस असेल, इन्कम टॅक्सचं ऑफिस असेल, GSTचं ऑफिस असेल, कस्टम एक्साईजचं ऑफिस असेल, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचं ऑफिस असेल, तर अशा ऑफिसेसमध्ये क्लास 2 म्हणजे क्लास 2 आणि क्लास 3 नॉन गॅझेटेड पोस्ट ज्या आहेत ऑफिसरच्या, त्याच्यासाठी स्टाफ सिलेक्शन दरवर्षी कंबाईंड ग्रॅज्युएट लेवल एक्झाम घेते आणि 20-25 हजार जागा त्याच्यातून नियमितपणे भरल्या जात असतात. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संधी तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेतून उपलब्ध होत असतात. याच्या पलीकडे ज्यांना असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्येच करिअर करावं, त्यांच्यासाठी MPSCची राज्यसेवा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. राज्यसेवेची जाहिरात आली की पूर्ण महाराष्ट्र त्याच्यावर तुटून पडतो. त्याच्यानंतर PSI STI किंवा GST इन्स्पेक्टर आणि मंत्रालयामध्ये सहाय्यक कक्ष अधिकारी या पदासाठी असणारी परीक्षा असेल, संयुक्त पदवी परीक्षा, त्याची मुख्य परीक्षा वेगळी असते. पण MPSCची एक दुसरी महत्त्वाची परीक्षा राज्यसेवेनंतरची. त्याच्यानंतर MPSCची वनसेवा परीक्षा वेगळी होते, कृषी सेवेची वेगळी परीक्षा होते, लिपिक पदाची वेगळी परीक्षा होते, सरळ सेवेच्या अजून वेगळ्या महिला बाल विकासमध्ये प्रकल्प अधिकारी असेल, आदिवासी विकासमध्ये सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी असेल, अशा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा दरवर्षी नियमितपणे होत असतात. तर MPSCच्या साधारण डझनभर परीक्षा दरवर्षी होतात. त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर सेवा क्षेत्र जे सर्व्हिस सेक्टर, गव्हर्नमेंटच्या ताब्यामध्ये असणारं सर्व्हिस सेक्टर म्हणजे बँकिंग इंडस्ट्री. आता जर तुम्ही बघितलं इकॉनॉमीमध्ये सगळ्यात जास्त शेअर आहे ॲग्रिकल्चरचा नाही आहे, सर्व्हिस सेक्टरचा आहे. आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये सगळ्यात जास्त रोजगार निर्माण होत आहेत. मग प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असतील, कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये असतील, परंतु गव्हर्नमेंटमध्ये पण सर्व्हिस सेक्टर आहे. त्याचं उदाहरण म्हणजे बँकिंग इंडस्ट्री, इन्शुरन्स इंडस्ट्री असेल. मग गव्हर्नमेंटच्या पब्लिक सेक्टर बँका असतील, अगदी RBI पासून ते SBI असेल, बँक ऑफ महाराष्ट्र असेल, या सगळ्या राष्ट्रीयकृत बँका असतील, रिजनल रुरल बँका असतील, त्यांच्यामध्ये पण 1 लाखापेक्षा जास्त जागा दरवर्षी भरल्या जात असतात. त्याच्यानंतर इन्शुरन्स सेक्टर, इन्शुरन्स आता प्रत्येकाची गरज झाली आणि म्हणून गव्हर्नमेंटचं जे इन्शुरन्स सेक्टर आहे, मग लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन असेल, LIC असेल, GICच्या वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटच्या कंपनी असतील. त्याच्यानंतर इन्शुरन्सप्रमाणे सर्वात मोठा सर्व्हिस सेक्टरमधला भारतातला एक प्लेअर म्हणजे इंडियन रेल्वेज. इंडियन रेल्वेमध्ये पण मागच्या वर्षी 1 लाखापेक्षा जास्त जागांसाठी परीक्षा झाली, जाहिरात पण आली आणि मला वाटतं परीक्षा पण संपन्न झाली. आणि परवाच लोकसभेमध्ये रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितलं की 1,64,000 जागा अजून रिकाम्या आहेत आणि त्याच्यासाठी लवकरच जाहिराती येणार आहेत. म्हणजे दरवर्षी एवढ्या लाखोच्या संख्येने जाहिराती येत असतात, पदं भरली जात असतात. ह्या सर्व स्पर्धा परीक्षांचं जे विश्व आहे तो खूप मोठं आहे. प्रत्येकालाच IAS व्हायचं असं नाही. काहींना पोलीस व्हायचंय, कोणाला तलाठी व्हायचं, कोणाला रेल्वेमध्ये TC व्हायचं असेल, कोणाला राज्यसेवेतून डेप्युटी कलेक्टर व्हायचं असेल. पण या सर्व स्पर्धा परीक्षांची जी मदर ऑफ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स आपण म्हणू शकतो ती म्हणजे UPSCची नागरी सेवा परीक्षा. सर्व स्पर्धा परीक्षांमधली भारतातली किंवा जगातली पण एक नामांकित परीक्षा, एक महत्त्वाची किंवा टफ एक्झाम ज्याला मानलं जातं, ती म्हणजे नागरी सेवा परीक्षा. नागरी सेवा परीक्षेतून तुम्हाला जी पदं मिळतात भारत सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये, अगदी वलयांकित असे पदं असतात, तुम्हाला अधिकार प्राप्त होतात. काहीतरी भविष्यात किंवा करिअरमध्ये तुम्हाला जर वाटत असेल की आपण काहीतरी बदल केला पाहिजे, अधिकार योग्य पद्धतीने वापरले पाहिजे, समाज मनामध्ये बदल करायचा असेल, सिस्टीममध्ये चेंज करायचा असेल, त्याचा तुम्ही पार्ट होऊ शकतात जर तुम्ही या सर्व्हिसेसमध्ये आलात. तर ही जी मदर ऑफ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स म्हणजे UPSCची सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम, तर त्याच्याबद्दल विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावं. त्या परीक्षेतून तुमच्यासारखाच कधीतरी त्या परीक्षेचा विचार करणारा किंवा ज्याला ती परीक्षा माहीत नव्हती, नंतर त्याने माहिती करून घेतली आणि 2-4 वर्षाच्या प्रवासामध्ये त्याच्यातून इंडियन पोलीस सर्व्हिस मधलं एक चॅलेंजिंग IPS केडरचं पद त्याने मिळवलं. असा एक विद्यार्थी जो कधी काळी तुमच्यातलाच होता, कधी काळी म्हणजे मागच्या वर्षापर्यंत, रिझल्ट येईपर्यंत तो तुमच्यासारखा समोर बसलेला असेल. आता रिझल्ट आल्यानंतर तोच विद्यार्थी आता तो तुमचा रोल मॉडेल होऊ शकतो की रोल मॉडेल झालेला आहे आणि असे IPS झेप सर या ठिकाणी आलेले आहेत, ते तुम्हाला गाईड करतील. तर स्पेक्ट्रम अकॅडमी महाराष्ट्रभर असे वेगवेगळे सेमिनार ऑर्गनाईज करत असते, जेणेकरून महाराष्ट्रातल्या अगदी छोट्या मोठ्या स्पर्धा परीक्षा असतील किंवा UPSC सारख्या परीक्षेचं स्वप्न बघणारे विद्यार्थी असतील किंवा त्यांनी कधी स्वप्न पाहिलं नसेल, तर स्पर्धा परीक्षेतून करिअरचं स्वप्न पाहायचं असेल तर कुठल्या परीक्षा दिल्या पाहिजे, त्यांचा अभ्यास काय असतो, मग त्यांच्यातून तुमच्यासारखेच विद्यार्थी अभ्यास करून कसे पुढे येतात आणि त्यांची निवड होते. मग तेच विद्यार्थी तुमच्याशी हितगुज करण्यासाठी जर आले तर तुमचाही कॉन्फिडन्स वाढतो की आपल्यासारखाच विद्यार्थी, आपल्यासारखंच डिग्री 10वी-12वी डिग्री कंप्लीट केलं, आपल्याच महाराष्ट्रातला नगर जिल्ह्यातला विद्यार्थी आणि तो पण IPS म्हणून सिलेक्ट झालाय
आणि त्याला अजून IAS म्हणून सिलेक्ट होण्यासाठी तो प्रयत्न करतोय. तर अशा विद्यार्थ्यांना मागच्या वर्षी पण सलमान शेख नावाचे UPSC टॉपर या ठिकाणी आले होते, तुमच्यातले कदाचित काही जण असतील, तर त्यांनी गाईड केलं होतं. तर असं दरवर्षी स्पेक्ट्रम अकॅडमी प्रयत्न करत असते की महाराष्ट्रातल्या युवकांना, तरुणांना एक दिशा द्यावी, स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय ते समजावं, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम समजावा, त्याची व्याप्ती समजावी, स्पर्धा परीक्षेतून करिअर करण्याची त्यांची इच्छा व्हावी, त्यांनी स्वप्न बघावं. मग स्वप्न बघण्यासाठी फक्त एकच परीक्षा नाही, अशा अनेक परीक्षा आहेत. आज आपण त्याच्यातली एक परीक्षा निवडली, UPSCची नागरी सेवा परीक्षा. त्याच्यातलं एक रोल मॉडेल किंवा सक्सेस स्टोरी तुमच्या समोर आम्ही आणलेलं आहे. तर अशा अनेक परीक्षा आहेत आणि त्यांच्यासाठी आपल्या युवकांनी तयारी करावी. त्यासाठी नागरी सेवा परीक्षेचा विचार केला तर त्याची तयारी करण्यासाठी दिल्लीला जावं लागतं, असा एक समज विद्यार्थ्यांमध्ये असतो की आपल्या आसपास हे मार्गदर्शन मिळणार नाही. पण ते मिळावं यासाठी स्पेक्ट्रम IAS हे एक वेगळं व्हर्टिकल आपण सुरू केलं. डॉक्टर आझाद सर त्याचे अकॅडमिक हेड आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाने इथून दिल्लीला जे विद्यार्थी जातात, जे गायडन्स मिळवतात, त्यात दिल्लीचेच टॉप फॅकल्टी, दिल्लीचंच टॉप म्हणजे चांगलं कंटेंट, स्टडी मटेरियल ते तुम्हाला उपलब्ध करून द्यायचा स्पेक्ट्रम अकॅडमी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करते. आणि स्पेक्ट्रम IASला त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर यश आलेलं आहे. स्पेक्ट्रम IASच्या मार्फत दिल्लीच्या टॉप फॅकल्टी या ठिकाणी येतात आणि तुम्हाला गाईड करतात. त्याच्यामुळे दिल्लीला जाण्याचा आपला वेळ असेल, पैसा असेल, हे सगळं वाचतं आणि आपल्याला आपल्या गावातच हे प्रशिक्षण मिळते. आणि जेणेकरून आपण इथूनच दिल्लीमधून जे मुलं IAS किंवा IPSचं स्वप्न बघतात ते आपण इथूनच साध्य करू शकतो. त्याच्यासाठी स्पेक्ट्रमचे हे प्रयत्न आहे, त्याचा असा आजचा एक भाग आहे. स्पेक्ट्रम अकॅडमी मार्फत पब्लिकेशन सुद्धा चालवलं जातं, जेणेकरून अभ्यास साहित्य, विद्यार्थी कोचिंग एकदा घेतात पण परीक्षा पास होईपर्यंत, इंटरव्ह्यू क्वालिफाय होईपर्यंत किंवा पोस्टिंग येईपर्यंत त्यांना सतत अभ्यास करत राहावा लागतो. मग त्याच्यासाठी त्यांना वर्तमानपत्र वाचत राहणं, स्वतःला अपडेट ठेवणं, त्याच्यानंतर मॅगझिन वाचत राहणं, योग्य नोट्स त्यांना मिळणं, म्हणजे मार्गदर्शक जेवढा महत्त्वाचा तेवढा अभ्यास साहित्य सुद्धा योग्य असणं ते महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठी स्पेक्ट्रम IASने किंवा स्पेक्ट्रम अकॅडमीने वेगवेगळे पब्लिकेशन सुरू केले. स्पेक्ट्रम IAS अकॅडमीच्या मार्फत UPSCसाठी महाराष्ट्रातून पहिल्यांदाच इंग्रजीमधून मासिक प्रकाशित केलं जातंय. UPSCची पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत या सगळ्यांचा एकत्रित विचार करून फक्त UPSCवर फोकस्ड असणारं मॅगझिन पब्लिश केलं जातंय आणि गेल्या अनेक महिन्यांपासून हे प्रकाशित केलं जातं. आज त्याच्यातल्या एका अंकाचा, जुलैच्या इश्यूचा आपण प्रकाशन सोहळा पण या ठिकाणी करणार आहोत. म्हणजे तुम्हाला कुठलंही अभ्यास साहित्य असेल, अपडेट राहायचं असेल परीक्षेसाठी, अभ्यासासाठी, तर तुम्हाला स्पेक्ट्रम अकॅडमी सगळ्याच माध्यमातून, म्हणजे मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून असेल, कोचिंगच्या माध्यमातून असेल, मॅगझिन किंवा कंटेंटच्या माध्यमातून असेल, किंवा कुठलाही अभ्यास केला तर सराव परीक्षा खूप महत्त्वाच्या असतात. आपण क्रिकेट मॅचेस आता सध्या बघतोय, क्रिकेटमध्ये विराट कोहलीने केलेलं शतक आपल्याला दिसतं, पण त्याच्यासाठी, ते शतक करण्यासाठी तो नेटमध्ये किती सराव करतो वर्षभर, तो आपल्याला दिसत नाही. मग तसं स्पर्धा परीक्षेमधले यशवंत तुम्हाला अशा समोर दिसतील, पण त्यांनी पाठीमागे किती मेहनत घेतली, किती अभ्यास केलाय, स्वतःमधल्या चुका शोधून काढल्यात, सराव परीक्षा दिल्यात, टाइम मॅनेजमेंट केलंय, परीक्षा देऊन स्वतःमधल्या चुका असतील, वीक एरिया असतील ते इम्प्रूव्ह केलेत. तर सगळ्यात महत्त्वाचं सराव परीक्षा असतात. जसं क्रिकेटर असेल, ॲथलीट असेल, ते जसे नेहमी सराव करत असतात आणि मग आपल्याला त्यांचं यश कुठेतरी मॅचमध्ये खेळताना दिसतं, तसं विद्यार्थ्यांना किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना, विद्यार्थ्यांना सुद्धा सराव परीक्षा खूप महत्त्वाच्या असतात. आणि म्हणून स्पेक्ट्रम अकॅडमीने टेस्ट सिरीज पण सुरू केली आहे. टेस्ट सिरीज जॉईन करण्यासाठी दिल्लीला जायची गरज नाही, तर दिल्लीमधलेच तज्ज्ञ प्राध्यापक स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे त्या ठिकाणी कंटेंट तयार करतात, प्रश्नपत्रिका तयार करतात, त्याचे आन्सर की किंवा सोल्युशन पण तुमच्यासाठी उपलब्ध करून देतात की त्या प्रश्नाचं करेक्ट आन्सर कसं लिहिलं पाहिजे. UPSC म्हणजे रायटिंग स्किलची परीक्षा असते. तुमच्या डोक्यात काय विचार आहेत, तुम्हाला काय नॉलेज आहे, पेपरवर तुम्ही कसं उतरवू शकतात, कसं मांडू शकतात, हे खूप महत्त्वाचं आहे. UPSCची मुख्य परीक्षा हीच मेन असते, हीच मुख्य असते. त्याच्या मेरिटवरच आपली पोस्ट ठरत असते. आणि म्हणून पूर्वपरीक्षा असेल, मुख्य परीक्षा असेल, इंटरव्ह्यू असेल, यांच्यासाठी मॉक टेस्ट, मग टेस्ट सिरीज प्रीची वेगळी, मेन्सची वेगळी, आणि त्याचबरोबर मॉक इंटरव्ह्यूज वेगळे. तर ती सुद्धा एक स्पेक्ट्रमचं एक विंग आहे की ज्याच्या मार्फत आपण विद्यार्थ्यांना गायडन्स करतोय, चांगल्या फॅकल्टी उपलब्ध करून देतो, कंटेंट उपलब्ध करून देतोय, पण त्यांना कसोटीवर पारखून घेतलं जातं की त्यांच्यामध्ये त्यांची विकनेस त्यांना ओळखता आले पाहिजे किंवा त्याची ओळख करून देता आली पाहिजे. आणि त्याच्यात सातत्याने इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी मग त्यांना गाईड केलं जातं, पुश केलं जातं, जेणेकरून ते सक्सेसच्या अजून जवळ जातील. तर असं सर्वांगाने स्पेक्ट्रम अकॅडमी विद्यार्थी हितामध्ये वेगवेगळ्या बाजूने विचार करते. फक्त विचारच करत नाही तर त्याची अंमलबजावणी पण करते, आणि ती पण अगदी क्वालिटेटिव्हली करते, क्वांटिटेटिव्हली आणि क्वालिटेटिव्हली.
तर स्पेक्ट्रम अकॅडमीने ही जी गरज आहे महाराष्ट्रातल्या मुलांची, युवकांची, स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी त्यांना सगळ्याच बाजूने, सगळ्याच अंगांनी मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे, ते ओळखून अनेक ठिकाणी शाखा विस्तार केला. त्यामध्ये त्या ठिकाणच्या तज्ज्ञ फॅकल्टी, दिल्लीमधल्या तज्ज्ञ फॅकल्टी यांचं मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले, टेस्ट सिरीज उपलब्ध करून दिली आणि सर्वदूर आमचा हा जो पसारा वाढला आहे, याच्यातून दरवर्षी जे पण निकाल बाहेर येतात, कुठलाही परीक्षेचा निकाल लागला की त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने असतात आणि हीच त्याची यशाची पावती आहे. तर मित्रांनो, हे स्पर्धा परीक्षेचं विश्व खूप मोठं आहे. मी तुम्हाला एवढंच सांगेल की स्पेक्ट्रम अकॅडमी सदैव तुमच्या सोबत आहे, तुम्हाला शिकवण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी. त्याच्यानंतर रिझल्ट येईपर्यंत मग ते टेस्ट सिरीज असेल, मॉक इंटरव्ह्यूज असतील, त्याच्यानंतर काही काउन्सिलिंग सेशन असतील, तुम्हाला कुठे वाटत असेल की काउन्सिलिंगची गरज आहे, मोटिवेशनची गरज आहे, त्याच्यासाठी अशा वेगवेगळ्या सेमिनारच्या माध्यमातून असेल तर स्पेक्ट्रम अकॅडमी महाराष्ट्रातल्या युवकांना स्पर्धा परीक्षेतून करिअर करण्यासाठी मदत करते. तुम्ही सुद्धा त्याचा नक्कीच लाभ घ्याल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमासाठी आलात, हे मार्गदर्शनाचा लाभ घेणार आहात, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन सुद्धा करतो. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर, आमच्या विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचं मार्गदर्शन दिल्याबद्दल. मित्रांनो, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएगी, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगे ही, चलते रहना कि कदम रुक ना पाए, अरे मंजिल तो मंजिल है, एक दिन तो आएगी ही. धन्यवाद सर, थँक्यू सो मच. जसं सरांनी आत्तापर्यंत आपल्या संबोधनामध्ये सांगितलं की स्पेक्ट्रम अकॅडमी एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम वर्षभर राबवत असते आणि या नाविन्य उपक्रमाचाच भाग म्हणून दरवर्षी स्पेक्ट्रम अकॅडमीमधून शेकडो विद्यार्थी आपला निकाल घेऊन पोस्ट मिळवतात. याच एक अनुषंगाने सरांनी आपल्या संबोधनामध्ये स्पेक्ट्रम अकॅडमी मार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणारे मासिके, या मासिकांची या ठिकाणी माहिती दिली होती. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जसं आज या ठिकाणी आपण एक या महिन्याचं, चालू महिन्याचं एक चालू घडामोडीचा अंक सुद्धा प्रकाशित करणार आहोत. तर या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे सन्माननीय सर्व अतिथीगण यांना मी अशी विनंती करतो की UPSC साठी यावर्षीचं जे काही मॅगझिन असेल, मासिक असेल, त्याचं अनावरण करावं. थँक्यू सो मच सर. आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहेत. तर स्पेक्ट्रम अकॅडमीद्वारा आयोजित आज UPSC CSE वर्कशॉप या ठिकाणी आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला आजचे मुख्य वक्ते सन्माननीय श्री जहीब शेख सर हे या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. आमच्या विद्यार्थ्यांना अमूल्य असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी स्पेक्ट्रम अकॅडमीद्वारे त्यांचं हार्दिक आभार मानतो. त्यानंतर श्री आझाद सर, जशी मी त्यांची ओळख तुम्हाला करून दिली कि UPSC सिविल सर्विसेज के द्रोणाचार्य वो कहलाते, तो वो द्रोणाचार्य आप संतरा नगरी में आए और हम सभी विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया, गाइड किया. इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. त्यानंतर आमच्या संस्थेचे संचालक, स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे डायरेक्टर सन्माननीय श्री सुनील पाटील सर या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून त्यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर घातली व विद्यार्थ्यांना अनमोल असं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचं व्यक्तिशः आभार मानतो. त्यानंतर आमच्या सतत कुठल्याही कार्यक्रमाला पाठिंबा व्यक्त करणाऱ्या आणि नेहमी आमच्या सोबत किंवा शाबासकीची एक थाप पाठीवरती ठेवणाऱ्या नेहमीच पूनम बेनीवाल मॅम यांचं सुद्धा मी आभार मानतो. त्यासोबतच ज्या कार्यक्रमाची शोभा वाढली ती विद्यार्थ्यांमुळे आणि इतकी वरुण देवता प्रसन्न झाल्यामुळे
पावसामध्ये ओलचिंब होऊन सुद्धा बरेच विद्यार्थी या ठिकाणाला उपस्थित राहिले. त्यामुळे या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या तमाम विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींना सुद्धा मी आभार मानतो आणि आजचा हा कार्यक्रम इथेच संपला असं मी जाहीर करतो. थँक्यू सो मच.